60 युवान में विद्या को तो तुम्हारे पास जाने नहीं दूंगा। अब तक आपने पढ़ा। युवान कुछ सोचते हुए कहता है, और हाँ याद रहे विद्या को इन सब के बारे में पता ना चले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो इन सब के बारे में जानकर परेशान हो। प्रणव हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, डोंट वरी सो, हम अपना काम बहुत ही सावधानी से करेंगे और लेडी बॉस को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देंगे। युवान बस हम कहता है और तेजी से अपनी कार की तरफ चला जाता है। युवान अपनी कार में बैठता है और उसकी कार आगे बढ़ जाती है। अब आगे एयरपोर्ट पहुंचकर युवान एक बार विद्या को कॉल करता है, लेकिन विद्या का कॉल नहीं लगता है, इसलिए वो एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है और वहां से पुणे के लिए रवाना हो जाता है। जयपुर यादविक काव्या जी और विद्या दोनों के साथ कल वाली फाइल के बारे में डिस्कस कर रहा था। थोड़ी देर बाद डिस्कशन कंप्लीट होता है और काव्या जी और विद्या दोनों ही मीटिंग रूम से बाहर चली जाती हैं। यादविक एक फाइल उठाता है जिसके नीचे फोन था। यादविक फोन को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, युवान तुमने जो मेरी बहन के साथ किया है उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा, खुश तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा और विद्या को तो तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। यादविक एक कनिंग स्माइल के साथ फोन को घूरने लगता है, तभी दूर पर नॉक होता है। यादविक अपनी नज़र दूर की तरफ घुमाता है तो सामने विद्या खड़ी थी। यादविक स्माइल करते हुए कहता है, विद्या आप? विद्या जल्दी से कहती है, हाँ वो मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है, यहीं रह गया शायद। यादविक फ़ोन को फाइल से छुपाते हुए कहता है, ढूंढ लीजिए। विद्या अपना फ़ोन फाइल्स हटाते हुए ढूंढने लगती है तो यादविक भी एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे ये रहा आपका फ़ोन फाइल के नीचे था। विद्या अपना फ़ोन लेते हुए थैंक्स कहती है और बाहर चली जाती है। यादविक विद्या को जाते हुए देखता है और स्माइल करने लगता है। अक्षांश यादविक को ऐसे दीवानों की तरह मुस्कुराते हुए देखता है तो वो अपने मन में कहता है, कुंवर सा तो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। अक्षांश कुछ सोचते हुए यादविक के पास आता है और कहता है, सर ये रही रिपोर्ट आपने जो मंगवाई थी। यादविक रिपोर्ट देखकर बिल्कुल सपाट लहजे में कहता है, ठीक है तुम आज का शेड्यूल थोड़ा डिले कर दो, मुझे इसे आज ही कंप्लीट करना है। अक्षांश हाँ में सिर हिलाते हुए बाहर चला जाता है। यादविक अपने काम में लग जाया है। यूं ही आज का दिन बीत जाता है और शाम को विद्या जब ऑफिस से बाहर जाती है तो उसे सावी दिखाई देती है जो कुछ लोगों से बात कर रही थी। विद्या के पीछे अवी थी। वो विद्या को देखकर कहती है, विद्या ये सावी सिसोदिया है, वैसे तो ये राजकुमारी है लेकिन ये बहुत प्यारी है, ये यादविक सर की तरह खड़ूस बिल्कुल नहीं है, ये तो हमारी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देती है, बहुत अच्छी है ये। विद्या भी अवी की बात सुनकर कहती है, हाँ बहुत अच्छी है। अवी ऑफिस कैब में चली जाती है तो विद्या सावी के पास चली जाती है। सावी विद्या को देखकर स्माइल करते हुए कहती है, विद्या आप? वैसे हम आपसे नाराज हैं। विद्या सवाल करते हुए कहती है, क्यों, मैंने क्या किया? आप मुझसे नाराज क्यों हैं? सावी विद्या की बात सुनकर कहती है, वैसे बात ये भी सही है, आपने कुछ किया ही नहीं, नाराज तो हमें युवान से होना चाहिए, इतनी प्यारी बीवी ले आया था, पार्टी भी नहीं दी, उससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। युवान का नाम सुनकर विद्या थोड़ी उदास हो जाती है तो सावी कहती है, वैसे कहाँ है वो? विद्या सावी को देखकर कहती है, वो युवान को कुछ काम था इसलिए वो पुणे वापस चला गया। सावी कहती है, ओ अच्छा। विद्या सावी को देखकर कहती है, कल रात के लिए थैंक्स। सावी स्माइल करते हुए कहती है, अरे आप ऐसे शुक्रिया कहकर शर्मिंदा मत कीजिए, युवान मेरा दोस्त है, कल रात मैंने जो किया वो तो मेरा फर्ज था। विद्या और सावी यूं ही थोड़ी देर बात करते हैं और विद्या चली जाती है। तभी यादविक वहां आता है और विद्या को जाते हुए देखकर कहता है, क्या बातें ही रही थी। सावी यादविक को देखकर कहती है, बस ऐसे ही आपको नहीं बता रही हंसमुख। सावी आगे जाने लगती है तो यादविक जल्दी से सावी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, सॉरी प्रिंसेस, पेंसिव फेस। सावी मुंह सूजाते हुए कहती है, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, पहले सॉरी बोलते हैं और फिर वही गलती करते हैं, इस बार हम दादा सा को ये सब बताएंगे और आपको डांट भी खिलावाएंगे हंसमुख। यादविक अपने कान पकड़ते हुए कहता है, सॉरी 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 प्लीज दादा सा को मत बताना, मैं नेक्स्ट टाइम इतनी ड्रिंक नहीं करूंगा। यादविक क्यूट सा चेहरा बनाकर सावी को सॉरी बोल रहा था, जिससे सावी यादविक को घूरते हुए कहती है, क्या कहा आपने कि आप नेक्स्ट टाइम इतनी ड्रिंक नहीं करेंगे, मतलब आप ड्रिंक करेंगे? हम। सावी की बात सुनकर यादविक इनोसेंस वाली शक्ल बनाते हुए कहता है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, सॉरी ना, माफ कर दो। सावी बिना यादविक को कुछ कहे जाकर कार में बैठ जाती है तो यादविक भी दौड़ते हुए उसके पीछे जाता है और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। सावी यादविक को घूरते हुए कहती है, आप मेरी कार में क्या कर रहे हैं? यादविक सावी को देखकर कहता है, सॉरी ना, हम आपसे वादा करते हैं अब हम शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे, प्लीज अब ऐसे गुस्सा मत करो। सावी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, अच्छे से वादा कीजिए।
यादविक सावी के हाथ में हाथ रखते हुए कहता है, हम आपसे वादा करते हैं अब हम शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे और न ही शराब को पीने के बारे में सोचेंगे, ये वादा रहा। सावी कहती है, फिर ठीक है, हम दादासा को कुछ नहीं बताएंगे। यादविक खुश होते हुए सावी को साइड हग करते हुए कहता है, प्रिंसेस तुम बहुत अच्छी हो। सावी स्माइल करती है तो यादविक सावी को देखकर कहता है, बस यूं ही मुस्कुराती रहा कीजिए क्योंकि आपकी नाराजगी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सावी यादविक को देखकर कहती है, आप मुझे परेशान करना छोड़ दीजिए, मैं नाराज होना बंद कर दूंगी और स्माइल भी करूंगी। यादविक को स्टार्ट करते हुए कहता है, आई ट्राई माई बेस्ट प्रिंसेस। सावी स्माइल करते हुए यादविक को देखने लगती है और यादविक का ड्राइव करने लगता है। विद्या घर पहुंचती है और फ्रेश होकर ऑफिस के बचे हुए काम करने लगती है। यूं ही रात हो जाती है और मेड विद्या के लिए डिनर ले आती है। विद्या चुपचाप डिनर कर लेती है और थोड़ी देर के लिए लॉन में चली जाती है जहां उसे ड्राइवर और उसकी बीवी हंसते हुए नजर आते हैं। विद्या उन दोनों को देखने लगती है और बेंच पर ही बैठ जाती है। बाहर हल्की ठंड थी तो अंदर से मेड एक शॉल लाकर विद्या को देते हुए कहती है, आप अंदर चली जाए वरना ठंड लग जाएगी। विद्या मेड को देखकर कहती है, आपका नाम क्या है? मेड स्माइल करते हुए कहती है, सुधा। विद्या सुधा जी को देखकर कहती है, आप बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं? सुधा जी कहती है, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप अंदर चलिए वरना ठंड लग जाएगी। विद्या सुधा जी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, क्या अगर आपकी बेटी आपको यूँ अपने पास बैठने को कहती तो आप यूँ ही मना करती? सुधा जी की आंखों के आंसू आ जाते हैं और वो विद्या के बगल में बैठ जाती है। विद्या सुधा जी को देखकर कहती है, आपको मैंने कभी किसी से बात करते नहीं देखा, आपकी फैमिली कहाँ रहती है? सुधा जी एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहती है, जरूरी तो नहीं दुनिया में सबकी फैमिली हो, कुछ लोग अकेले ही खुश होते हैं, या यूं कहें कि अकेले ही खुश रहना सीख लेते हैं। विद्या सुधा जी को देखकर कहती है, आपके कहने का मतलब क्या है? आपकी फैमिली नहीं है? सुधा जी कहती है, फैमिली थी, बाबा थे, माँ थी, बड़ा भाई था, हम चारों बहुत खुश थे। मेरा भाई कॉल सेंटर में नौकरी करता था और मैं कॉलेज जाती थी। मुझे कॉलेज में अपने सीनियर से प्यार हो गया था, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। हमने अपने प्यार को नाम देने के लिए मंदिर में शादी कर ली। हमारे घर वालों ने हमारे रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया तो हमने अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली। हम अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। मेरे पति एक फैक्ट्री में काम करते थे, सामान को पैक करके बेचने का काम। एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई और वो चल बसे, लाउडली क्राइंग। विद्या सुधा जी के कंधे पर हाथ रखती है तो सुधा जी दर्द भरी मुस्कान के साथ कहती है, मैं ठीक हूँ, वो हमेशा कहते थे कि वो मेरे दिल में है, वो रहे या ना रहे वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। यही तो मोहब्बत होती है ना। विद्या नम आंखों से सुधा जी को देखने लगती है और हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हम। सुधा जी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, रात बहुत हो गई है, आपको अंदर चलना चाहिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी, चलिए। विद्या भी बिना कुछ कहे उनके साथ चलने लगती है और घर के अंदर जाकर शॉल वापस करते हुए शुक्रिया कहती है और गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली जाती है। विद्या रूम में जैसे ही घुसती है उसकी नज़र अपने बेड के सामने रखे युवान के दिए हुए गिफ्ट पर जाती है, जिसे देखकर विद्या को युवान की याद आने लगती है और वो बेड पर जाकर बैठ जाती है और वो गिफ्ट उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। विद्या की आंखों से आंसू छलक जाते हैं, लाउडली क्राइंग। विद्या सिसकते हुए कहती है, क्या है ये जिंदगी, हमें हर कदम में दर्द तकलीफें देती है और जब इसका मन नहीं भरता है तो मोहब्बत जैसी चीज़ भी हमारे दिल में डाल देती है, लाउडली क्राइंग। मोहब्बत तो है ही तकलीफों का दूसरा नाम, चाहे कितनी भी कोशिशें कर लो हमारे दिल को दर्द से रूबरू करा ही देती है, लाउडली क्राइंग। ना चाहते हुए भी उसकी याद दिला ही देती है, लाउडली क्राइंग। विद्या उस गिफ्ट को देखते हुए उन पलों को याद करने लगती है जब युवान उसके पास था, उसके साथ था। उन खूबसूरत पलों को याद करते हुए विद्या के होंठों में प्यारी सी मुस्कान तैर जाती है और वो उन्हीं पलों में गुम होकर सो जाती है। पुणे युवान अपने रूम की बालकनी में सोफे पर बैठकर लैपटॉप में उंगलियां चला रहा था, तभी कुमुदिनी जी वहां आ जाती हैं और वो युवान को देखकर कहती है, युवान। युवान कुमुदिनी जी को देखकर लैपटॉप साइड करते हुए कहता है, नानी माँ आप क्यों आई, मुझे बुला लिया होता, बैठिए। कुमुदिनी जी सोफे पर बैठ जाती है तो युवान जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उन्हें देखता है तो कुमुदिनी जी युवान के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, अब क्या अपनी नानी माँ से भी अपने दिल का दर्द छुपाओगे? युवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुमुदिनी जी की गोद में सिर रखते हुए कहता है, क्या फर्क पड़ता है नानी माँ, मेरी तो किस्मत में ही दर्द लिखा है। कुमुदिनी जी युवान की बात सुनकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है और वो कहती है, मेरा युवान कब से ऐसी मायूसों वाली बातें करने लगा? युवान एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहता है, जब से आपकी बहू मेरी जिंदगी में आई है उसने सिखा दिया है कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले उसकी गलतियों की सजा उसे इसी दुनिया में मिलकर रहती है। मुझे भी मेरी गलतियों की सजा ही मिल रही है।
कुमुदिनी जी युवान की बात सुनकर कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है विद्या, बस नाराज है तुझसे। अगर तूने उसे लावण्या की सच्चाई बता दी होती तो शायद वो आज तेरे पास होती। अभी भी तू उसे छोड़कर आ गया है। तुझे उसके पास रहकर उसे इस बात का यकीन दिलाना चाहिए था कि तेरे दिल में लावण्या नहीं है, लेकिन नहीं, तू उसे वहां छोड़कर आ गया। युवान कुमुदिनी जी को देखकर कहता है, मैं उसे क्या कहता। कुमुदिनी जी युवान को देखकर कहती है, युवान, एक औरत दुनिया की किसी भी चीज को बांट सकती है, लेकिन अपने पति को वो किसी भी कीमत में किसी के साथ बांटने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। और यहाँ तो बात तुम्हारे पहली बीवी की है। सोचो विद्या के दिल पर क्या बीत रही होगी जब उसे तूने अपने दिल की बात कही होगी। कुमुदिनी जी युवान को देखकर कहती है, युवान, तुम विद्या को मनाओ, उसे यकीन दिलाओ कि लावण्या तुम्हारे दिल से उसी दिन उतर गई थी जिस दिन वो तुम्हें छोड़कर गई थी। कुमुदिनी जी युवान को किसी सोच के गुम देखकर कहती है, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? 61 अलग कर दूंगा मैं। युवान को विद्या से पाउटिंग। अब तक आपने पढ़ा। कुमुदिनी जी युवान को देखकर कहती है, युवान, एक औरत दुनिया की किसी भी चीज को बांट सकती है, लेकिन अपने पति को वो किसी भी कीमत में किसी के साथ बांटने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। और यहाँ तो बात तुम्हारे पहली बीवी की है। सोचो विद्या के दिल पर क्या बीत रही होगी जब उसे तूने अपने दिल की बात कही होगी। कुमुदिनी जी युवान को देखकर कहती है, युवान, तुम विद्या को मनाओ, उसे यकीन दिलाओ कि लावण्या तुम्हारे दिल से उसी दिन उतर गई थी जिस दिन वो तुम्हें छोड़कर गई थी। कुमुदिनी जी युवान को किसी सोच के गुम देखकर कहती है, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अब आगे। युवान कुमुदिनी जी को देखकर कहता है, मैं सुन रहा हूँ कि आप क्या कह रही हैं, लेकिन विद्या मेरे साथ नहीं रहना चाहती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसके पास रहकर उसे तकलीफ दूँ। कुमुदिनी जी कहती है, तो विद्या को मनाएगा कैसे? युवान कुमुदिनी जी को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, बस कुछ देर उसे वक्त देना चाहता हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि उसके दिल में क्या है। क्या वो भी वही चाहती है जो मैं चाहता हूँ, या फिर वो सच में मेरे साथ नहीं रहना चाहती है? कुमुदिनी जी सवाल करते हुए कहती है, इतनी दूर से तुझे कैसे पता चलेगा कि विद्या क्या चाहती है और क्या नहीं? युवान स्माइल करते हुए कहता है, आप बस देखती जाओ, 1 महीने में आपकी बहू आपके पास होगी, इस घर में हमारे साथ। कुमुदिनी जी युवान की बात सुनकर स्माइल करने लगती है और युवान के बालों में उंगलियां चलाने लगती हैं। अगली सुबह विद्या हमेशा की तरह ऑफिस पहुंचती है और अपने काम में बिजी हो जाती है। लंच टाइम विद्या कॉफी पीने के लिए कॉफी मशीन के पास खड़ी थी और वो कुछ सोच रही थी, तभी गर्म कॉफी कप से बाहर आने लगती है और विद्या का हाथ जल जाता है। उसी वक्त वहां पर यादविक आता है और विद्या का जला हुआ हाथ देखकर जल्दी से कहता है, विद्या आप ठीक हैं? विद्या अपना हाथ झटकते हुए कहती है, हाँ, बस गर्म कॉफी से हाथ टच हो गया। यादविक जल्दी से विद्या का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आप चलिए मेरे साथ। यादविक विद्या का हाथ पकड़कर अपने कैबिन के वॉशरूम में चला जाता है और ठंडे पानी से विद्या का हाथ धोते हुए कहता है, आपको ध्यान रखना चाहिए था ना विद्या, अगर कॉफी से आपका हाथ ज़्यादा जल जाता तो आप भी अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं। यादविक विद्या को डांटे जा रहा था और विद्या यादविक की बातों से युवान को याद करने लगती है। जयपुर आने से पहले जब उसके पैर में कॉफी गिर गई थी तब युवान भी उसे ऐसे डांट रहा था। ये सब याद करते हुए विद्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यादविक विद्या को वॉशरूम से बाहर ले जाता है और सोफे पर बिठाकर टिश्यू पेपर से विद्या का हाथ साफ करने लगता है। इसी वक्त केबिन का दरवाजा खुलता है और सरप्राइज की आवाज आती है। यादविक और विद्या दोनों सामने देखते हैं। सावी हैरानी से सामने देख रही थी और उसके साथ ही एक लगभग 60 साल के आदमी थे जिनके चेहरे से ही उनका रुतबा झलक रहा था और वो यादविक को घूर रहे थे। सावी यादविक के हाथों में विद्या का हाथ देखकर जल्दी से पूछती है, विद्या आप तो हैं, आपके हाथ को क्या हुआ? विद्या सावी को देखकर कहती है, कुछ नहीं, बस गर्म कॉफी हाथ से टच हो गई। यादविक जल्दी से दौड़कर दूर के पास जाते हुए कहता है, दादा साहब कब आए? यादविक के दादाजी जिनका अरविंद राजपूत था वो यादविक को देखकर कहते हैं, हाँ, आपके कारनामों के बारे में सुनने के बाद आना ही पड़ा। यादविक अपने दादासा की बातों को अपने मन में दोहराते हुए कहता है, मेरे कारनामे क्या? सावी ने दादासा को सब बता दिया। सावी विद्या का हाथ देखते हुए कहती है, दिखाए आप अपना हाथ, कहाँ कॉफी टच हुई है? यादविक विद्या को देखकर कहता है, सिर्फ टच हो गया, पूरे हाथ में गर्म कॉफी गिर गई थी और पता नहीं इनका ध्यान कहाँ था। सावी विद्या को देखकर कहती है, अगर आपके हाथ में ज्यादा जलन हो रही है तो मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ। विद्या जल्दी से मना करते हुए कहती है, अरे नहीं सावी, आप खामखा परेशान हो रही है, मेरा हाथ भी नहीं जला है, देखिए बिल्कुल ठीक है। अरविंद जी सावी को देखकर कहते हैं, सावी बेटा, आपने कहा था कि आप किसी स्पेशल पर्सन से हमें मिलाने वाली हैं, वो स्पेशल पर्सन कौन है? आपने मिलाया नहीं हमें। सावी स्माइल करते हुए कहती है, दादा साहब, वो स्पेशल पर्सन और कोई नहीं, यही है विद्या, युवान रायचंद, युवान की बीवी।
अरविंद जी विद्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओह तो आप हैं विद्या, हमने रघुबीर से बहुत सुना था आपके बारे में, माफ़ कीजिएगा आपसे मिलने आ नहीं पाए। वो क्या है ना कि हम आज ही इंडिया वापस आए हैं इसलिए। विद्या जल्दी से अरविंद जी के पैर छूते हुए कहती है, आप माफ़ी नहीं आशीर्वाद दीजिए। नानू ने हमें आपके बारे में बताया था लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि आप यादविक के दादाजी हैं। सावी अरविंद जी को देखकर कहती है, दादा सा तो कैसा लगा आपको विद्या से मिलकर। अरविंद जी विद्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा, हमारी यही मनोकामना है कि विद्या और युवान हमेशा साथ रहें। विद्या स्माइल करते हुए अरविंद जी को देखती है और फिर विद्या को देखकर कहती है, चलिए हम बाहर बैठकर बात करते हैं हमारे कैबिन में। विद्या और अरविंद जी यादविक के कैबिन से बाहर निकलने लगते हैं तो यादविक सावी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, हमें आपसे बात करनी है। अरविंद जी कहते हैं, ठीक है तुम दोनों बातें कर लो, हमें विद्या ले जाएंगी। विद्या अरविंद जी के साथ बाहर चली जाती है तो यादविक गुस्से से लाल आंखों से सावी को घूरते पाउटिंग हुए कहता है, तुमने दादा सा को ये क्यों कहा कि विद्या युवान की बीवी है। सावी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, क्योंकि विद्या युवान की बीवी है, ये सच आप झुठला नहीं सकते हैं और मैं नहीं बताती तो भी दादा सा को ये बात पता चल ही जाती। यादविक गुस्से से दांत पीसते कहता है, मैं उन्हें कभी नहीं पता चलने देता, और वैसे भी युवान और विद्या अब कभी एक नहीं होंगे, मैं उन दोनों को एक नहीं होने दूंगा। सावी यादविक की बात सुनकर कहती है, क्यों यादविक आप उन दोनों की मोहब्बत की राह में क्यों आ रहे हैं। यादविक गुस्से से अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहता है, क्योंकि युवान एक धोखेबाज और सेल्फिश इंसान है, उसे अपने अलावा किसी भी फिक्र नहीं है। सावी यादविक का हाथ देखती है जिससे खून आ रहा था। सावी जल्दी से यादविक का हाथ पकड़ते हुए कहती है, यादविक ये क्या कर रहे हैं आप, आपको चोट आ गई, देखिए कैसे खून बह रहा है आपका। सावी रोते हुए यादविक का हाथ टिश्यू पेपर से साफ करने लगती है तो यादविक गुस्से से अपना हाथ सावी के हाथ से छुड़ाते हुए कहता है, प्लीज सावी ये झूठा दिखावा करना बंद कीजिए। सावी नम आंखों से यादविक को देखकर कहती है, झूठा दिखावा। यादविक सावी को घूरते हुए कहता है, हाँ झूठा दिखावा, क्योंकि अगर आपको सच में मेरी फिक्र होती तो आप यूं मेरे मना करने के बावजूद दादा सा को सच नहीं बताती, विद्या को युवान की बीवी के पहचान के साथ नहीं मिलवाती। सावी यादविक को देखकर कहती है, यादविक युवान हमारा दोस्त है, आपको उससे इतनी नफरत क्यों। यादविक गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, दोस्त नहीं है वो मेरा, उसने मेरी बहन को धोखा दिया, उसी दिन हमारी दोस्ती खत्म हो गई। और रही बात नफरत की, तो हाँ बहुत नफरत करता हूँ उससे, क्योंकि उसकी वजह से मेरी बहन मेरे साथ नहीं है पाउटिंग, और इस बात का बदला तो मैं लेकर रहूंगा, उससे उसकी बीवी को छीन लूंगा, अलग कर दूंगा मैं युवान को विद्या से पाउटिंग। सावी भी यादविक पर चिल्लाते हुए कहती है, बस कीजिए यादविक, सबको पता है लावण्या छोड़कर गई थी युवान को, युवान ने तो 8 साल तक उसका इंतजार किया, लेकिन आपकी बहन उसकी धोखा दिया था युवान को उस एकांश वाधवा के साथ। सावी पाउटिंग यादविक चिल्लाते हुए सावी के ऊपर हाथ उठाता है लेकिन अपना हाथ हवा में ही रोक लेता है। सावी ने आज पहली बार यादविक को इतने गुस्से में देखा था और आज पहली बार था जब यादविक का हाथ यूं उसे थप्पड़ मारने को उठा था। भले ही यादविक ने सावी को थप्पड़ नहीं मारा था लेकिन चोट तो सावी को लग चुकी थी, वो भी बहुत गहरी। सावी यादविक के उठे हुए हाथ को देखकर सिसकते हुए कहती है, ये हाथ रुक क्यों गए यादविक राजपूत, उठाए इन्हें और मार दीजिए, तमाचा मेरे गाल पर निभा लीजिए भाई का फर्ज। लेकिन यादविक अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है तो सावी चीखते हुए कहती है, एक भाई का फर्ज निभाते हुए आपने कितने रिश्तों को कुर्बान किया है, कभी वक्त मिले तो सोचिएगा। और हाँ, आपके आंखों में अपनी बहन के प्यार की, युवान से नफरत और बदले की जो पट्टी बंधी है उसे उतारकर फेंक दीजिए, वरना कहीं देर ना हो जाए कि माफी मांगने के लिए भी आपको शर्मिंदा होना पड़े। सावी कैबिन से बाहर जाने लगती है और फिर कुछ सोचकर वो रुक जाती है और बिना पलटे ही कहती है, आज आपने अपने भाई का फर्ज निभाने की राह एक और दोस्त खो दिया है। सावी इतना कहने के बाद खुद को रोक नहीं पाती है और रोते हुए दौड़कर कैबिन से बाहर चली जाती है। यादविक के भी आंखों में सावी की बात सुनकर नमी उतर आई थी। विद्या अरविंद जी के साथ सावी के कैबिन में इंतजार कर रही थी तो अरविंद जी कहते हैं, विद्या मुझे नहीं पता आप युवान को कितना जानती हैं या नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, युवान बहुत अच्छा है, वो जिसे अपना मानता है ना उसके कुछ भी कर सकता है, उसने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सहा है, तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी उसे तकलीफ में पहुँचाएगा, क्योंकि सच्ची मोहब्बत बहुत कम ही लोगों को नसीब होती है। विद्या अरविंद जी की बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है तो अरविंद जी कहते हैं, वैसे रघुबीर और कुमुदिनी जयपुर आए थे, क्या वो वापस चले गए। विद्या अरविंद जी को बताती है, हाँ वो नानी माँ को एनजीओ के काम से जाना पड़ा। अरविंद जी और विद्या थोड़ी देर बातें करते हैं और अरविंद जी अपनी कलाई घड़ी को देखकर कहते हैं, पता नहीं सावी कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं, काफी वक्त हो गया है। विद्या अरविंद जी को देखकर कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, वो आती ही होगी।
अरविंद जी काफी देर तक इंतजार करते हैं और सावी नहीं आती है तो अरविंद जी कहते हैं विद्या बेटा आप जरा देख कर आइए तो यादविक ऐसी कौन सी बात कर रहा है, सावी से को खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। विद्या हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है ठीक है मैं देख कर आती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। विद्या सावी के कैबिन से बाहर निकलती है और यादविक के कैबिन की तरफ जाने लगती है। तभी अक्षांश सावी के कैबिन में एंटर करते हुए कहता है राजा साहब आपने बुलाया। अरविंद जी कहते हैं अक्षांश मुझे यादविक की पल पल की खबर चाहिए, वो कब क्या करता है, बहुत कर ली उसने अपनी मनमानी, अब हम उसे कुछ नहीं करने देंगे, उसने हमें समझ क्या रखा है, पाउटिंग जब देखो तब बस जो दिल में आता है कर देता है, उससे इसका अंदाजा भी है कि वो जयपुर के हुकुम सा बनने वाले हैं, हजारों दुश्मन हैं उनके और वो है कि दोस्तों से ही दुश्मनी का रिश्ता निभा रहे हैं, पाउटिंग। अरविंद जी अक्षांश को देखकर कहते हैं बस बहुत हुआ, हमें उन्हें रोकना होगा और आप मुझे उसकी पल पल की खबर देंगे, बिल्कुल साई की तरह रहेंगे आप उसके साथ, आज से समझे। अक्षांश हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है आप फिक्र मत कीजिए राजा साहब, हम कुंवर सा की परछाई बनकर रहेंगे और अगर ऐसा कोई मौका आया तो हम अपनी जान भी दे देंगे कुंवर सिंह को बचाने। अरविंद जी अक्षांश को देखकर कहते हैं बस यही बात हमें आपकी बहुत पसंद है, हमारी अधूरी बातों को भी आओ बखूबी समझ जाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। अक्षांश स्माइल करता है तो अरविंद जी उससे यादविक के बारे में पूछने लगते हैं कि इतने दिनों से यादविक किन किन लोगों से मिला है और यादविक ने क्या क्या किया है। विद्या यादविक के कैबिन की तरफ जा ही रही थी कि उसकी नज़र कैबिन के बाहर खून की बूंदों पर जाती है। विद्या खून की बूंदों को देखकर जल्दी से कैबिन की तरफ भागती है तो उसकी नज़र केबिन के दूर पर जाती है जहां से खून बाहर आ रहा था। विद्या जल्दी से कैबिन का दूर खोलती है और सामने का नज़ारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है, यादविक फेयरफुल फेस। 62 आर्यन का वार, फेयरफुल फेस, अब तक आपने पढ़ा। अक्षांश स्माइल करता है तो अरविंद जी उससे यादविक के बारे में पूछने लगते हैं कि इतने दिनों से यादविक किन किन लोगों से मिला है और यादविक ने क्या क्या किया है। विद्या यादविक के कैबिन की तरफ जा ही रही थी कि उसकी नज़र कैबिन के बाहर खून की बूंदों पर जाती है। विद्या खून की बूंदों को देखकर जल्दी से कैबिन की तरफ भागती है तो उसकी नज़र केबिन के दूर पर जाती है जहां से खून बाहर आ रहा था। विद्या जल्दी से कैबिन का दूर खोलती है और सामने का नज़ारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है, यादविक फेयरफुल फेस। अब आगे विद्या दौड़कर कैबिन के अंदर चली जाती है और यादविक को देखकर जल्दी से यादविक का हाथ पकड़ते हुए कहती है यादविक आप ठीक तो है, ये खून और ये कैबिन का क्या हाल बना रखा है आपने। यादविक ने अपने केबिन को कबाड़खाना बना रखा था, कैबिन हर सामान जमीन पर गिरा हुआ था, सेंटर टेबल दीवार से टकराकर चूर चूर हो गया था, डेस्क की फाइल और पेन सब कुछ जमीन में गिरे पड़े थे और यादविक ने अपने जख्मी हाथ में एक कांच का टुकड़ा पकड़ा गया था और उसे कसकर अपने हाथ में जकड़ के रखा था, जिससे यादविक के से खून बह रहा था और जमीन में खून टपक रहा था और यादविक का खून सामने पड़ी पानी के टूटे हुए ग्लास से मिलकर कैबिन से बाहर तक जा रही थी, जिसे देखकर विद्या इतनी शॉक्ड हो गई थी। विद्या यादविक का हाथ पकड़कर कहती है यादविक छोड़िए, इस कांच के टुकड़े को खून आ रहा है। यादविक नम आंखों से विद्या को देखते हुए कहता है क्या फर्क पड़ता है, इस हाथ से खून आए या फिर ये हाथ ही ना रहे, इसी हाथ को मैंने उस पर उठाया था। विद्या आप जानती है लावण्या के बाद एक सावी ही तो मेरी थी जिसे मैं हमेशा अपने पास रखना चाहता था, आज मैंने उसे हर्ट कर दिया। यादविक पागलों की तरह अपने दाएं हाथ को जमीन पर पटकते हुए कहता है क्यों उस पर हाथ उठाया, क्यों नहीं रोक पाया खुद को ये करने से, क्यों उसका दिल दुखाया, क्यों। विद्या यादविक को रोकते हुए कहती है यादविक बस आपको चोट आ रही है, आपका हाथ पहले से ही जख्मी है, खुद को और तकलीफ मत दीजिए। यादविक की आंखों में थमे आंसू झलक जाते हैं, लाउडली क्राइंग, और वो विद्या को देखकर कहता है आप प्लीज मुझे कुछ वक्त अकेला छोड़ दीजिए, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। विद्या यादविक की बात सुनकर कैबिन से बाहर निकल जाती है और अरविंद जी को पूरी बात नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी बात बता देती है, जिसे सुनकर अरविंद जी कहते हैं ठीक है विद्या हम आपसे बाद में मिलते हैं, हमें घर के लिए निकलना चाहिए। विद्या भी अरविंद जी को ऑफिस के बाहर छोड़कर अपने काम में लग जाती है। टाइम स्किप, शाम को यादविक घर जाता है तो वो जैसे ही हॉल में पहुंचता है एक जोरदार आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है और कब तक यूं ही लोगों को तकलीफ देते रहेंगे आप। यादविक सामने देखता है तो अरविंद जी अपनी कुर्सी में बिल्कुल राजा की तरह बैठे हुए थे। यादविक उन्हें देखकर कहता है हमने कुछ गलत नहीं किया है। अरविंद जी गुस्से में यादविक को घूरते हुए कहते हैं अच्छा आपने कुछ गलत नहीं किया तो सावी रोती हुई क्यों गई ऑफिस से और उन्होंने आपके साथ काम करने से भी मना कर दिया है और आपको पता है सावी उदयपुर वापस चली गई हैं। यादविक चौंकते हुए कहता है क्या सावी उदयपुर चली गई। अरविंद जी यादविक को घूरते हुए कहते हैं दूसरों की बीवियों से आपकी नजरें हटेंगी तब तो आपको सावी के बारे में पता चलेगा।
यादविक अरविंद जी की बात सुनकर उन्हें देखने लगता है तो अरविंद जी यादविक को घूरते हुए कहते हैं, हमें सब मालूम है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप युवान से बदला लेने के लिए क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी एक बात याद रखिएगा यादविक, युवान ने अपना वादा पूरा किया था, आपकी बहन ही गई थी युवान को छोड़कर। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाए आपके लिए बेहतर होगा, वरना ऐसा ना हो कि बात आगे बढ़ जाए और आप बस हाथ मलते रह जाएं। अरविंद जी अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं तो यादविक भी थके कदमों से अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह यादविक ऑफिस पहुंचता है तो उसकी नज़र सावी के कैबिन के बाहर खड़े कुछ लोगों पर जाती है, जिन्हें अक्षांश कुछ ऑर्डर्स देते हुए काम जल्दी करने को कह रहा था। यादविक अक्षांश को आवाज लगाते हुए कहता है, ये क्या हो रहा यहाँ। अक्षांश यादविक को ग्रीट करते हुए कहता है, कुंवरसा राजकुमारी सा अपने सारे सामान को यहाँ से हटाने के लिए कहा और जरूरी चीजों को उदयपुर मंगवाया है। यादविक अक्षांश की बात सुनकर उदास हो जाता है और वो अपने कैबिन में चला जाता है। आज उसे सावी की कमी खल रही थी। यादविक का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था तो वो विद्या को अपने कैबिन में बुला लेता है। विद्या कैबिन में आती है और यादविक को देखकर पूछती है, आपने बुलाया। यादविक विद्या को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, हाँ बैठिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विद्या स्माइल करते हुए चेयर पर बैठ जाती है तो यादविक कहता है, आज शाम आप फ्री हैं तो क्या हम बाहर जा सकते हैं। विद्या चौंकते हुए कहती है, जी किस लिए। यादविक विद्या को रिलैक्स करते हुए कहता है, आप मेरी बातों का गलत मतलब मत समझिएगा, मैं तो बस आपको एक दोस्त के नाते कॉफी पर ले जाना चाहता हूँ, कुछ बातें शेयर करनी है, अपना दर्द बांटना चाहता हूँ, कुछ उलझनों में फंस चुका हूँ, उनसे बाहर निकलना चाहता हूँ। विद्या स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है ऑफिस के बाद चलते हैं। यादविक थैंक्स कहता है तो विद्या चली जाती है। यूं ही दिन बीत जाता है और शाम को यादविक विद्या को लेकर एक कैफे जाता है। यादविक और विद्या एक रूफटॉप कैफे में बैठे हुए थे। विद्या जयपुर का नज़ारा देख रही थी, उसने आज से पहले इतना खूबसूरत नज़ारा कभी नहीं देखा था। शाम का वक्त, सूरज ढल चुका था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी और गुलाबी शहर लाइटों की रोशनी से चमक रहा था। विद्या कुछ सेल्फी क्लिक करती है और अमायरा को भेज देती है। अमायरा का वीडियो कॉल आता है। विद्या अमायरा को वहां जा नज़ारा दिखाने लगती है। विद्या बहुत खुश लग रही थी। अमायरा के पास ही कुमुदिनी जी बैठी हुई थी और वो भी विद्या से बातें कर रही थी। विद्या थोड़ी देर बात करने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट करती है तो उसकी नज़र यादविक पर जाती है, जो किसी सोच में गुम अपनी कॉफ़ी में चम्मच को बस घुमाए जा रहा था। विद्या यादविक के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहती है, यादविक। यादविक विद्या की आवाज़ नहीं सुनता है तो विद्या यादविक के हाथ को पकड़कर कहती है, यादविक कहाँ खो गए आप। यादविक जल्दी से कहता है, हाँ हाँ क्या हुआ। विद्या यादविक को देखकर कहती है, आप ठीक तो है ना, आप मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रहे थे। यादविक विद्या की बात सुनकर स्माइल करते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था, आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया, मैं कुछ मंगवाता हूँ। विद्या यादविक को देखकर कहती है, आप मुझे बताना चाहते थे ना, वो बात करें। यादविक विद्या को देखकर कहता है, युवान उसने आपसे शादी क्यों की। मेरे कहने का मतलब है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप और युवान कहाँ मिले और युवान ने आपसे शादी क्यों की। बस इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। विद्या यादविक का सवाल सुनकर थोड़ी देर चुप हो जाती है और कुछ सोचकर वो कहती है, हम होटल में मिले थे, मैं किसी से मिलने गई थी और गलती से युवान के रूम में चली गई, हम पहली बार वहीं मिले थे। नानी माँ ने अपनी शादी की सालगिरह पर युवान से बहू मांगा था। युवान को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे और उसने मुझे शादी के लिए कहा। शादी के दिन ही उसने मुझे बता दिया था कि मैं उसकी बस एक ज़रूरत हूँ, क्योंकि वो लावण्या से बहुत प्यार करता है। यादविक विद्या की बात सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है और वो विद्या को देखकर सॉरी कहता है। विद्या यादविक से कुछ नहीं कहती है तो यादविक भी चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद यादविक विद्या को उसके घर ड्रॉप करता है और खुद अपने घर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अब लगभग 10 दिन हो चुके थे। इन बीते दिनों में यादविक और विद्या की अच्छी दोस्ती हो गई थी। यादविक अपने कैबिन में बैठा हुआ था, तभी उसने कैबिन में विद्या आती है और एक फाइल दिखाते हुए कहती है, यादविक मुझे इसका डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा है। यादविक फाइल चेक करते हुए कहता है, ठीक है मैं किसी और से करवा लूँगा। विद्या यादविक को घूरती है तो यादविक हंसते हुए कहता है, मजाक कर रहा हूँ, बताइए क्या हुआ। विद्या यादविक को देखकर कहती है, मैंने सुना है कि फोर्ट से जयपुर का पूरा व्यू दिखता है, प्लीज़ मुझे वहाँ ले चलिए ना, मुझे आइडियाज़ मिल जाएंगे नए डिज़ाइंस के, क्योंकि मैं जब से जयपुर आई हूँ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर में मुझे कुछ नए आइडियाज़ समझ ही नहीं आते हैं। यादविक विद्या की बात सुनकर कहता है, लेकिन विद्या ऐसे फोर्ट पर जाना। विद्या मासूम सी सूरत बनाकर यादविक को देखकर कहती है, प्लीज़ यादविक आप मना मत कीजिए, मैं कभी नहीं गई, प्लीज़ 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 आप ले चलिए ना। विद्या यादविक को बहुत मनाती है तो यादविक मान जाता है। विद्या खुश होते हुए थैंक्स कहती है और दोनों ऑफिस से निकल जाते हैं।
बाहर यादविक के सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, जिन्हें देखकर यादविक कहता है, तुम्हें हमारे साथ चलने की जरूरत नहीं है। विद्या और यादविक का में बैठे हुए थे और रेडियो में कुछ चल रहा था। मोहब्बत के बारे में आरजे कुछ न कुछ बोले जा रहा था, जिससे यादविक रेडियो बंद कर देता है। विद्या यादविक को देखकर कहती है, क्या हुआ, आपने रेडियो बंद क्यों कर दिया? यादविक विद्या को देखकर कहता है, इन लोगों का काम ही है बस ऐसी बातें करना। मोहब्बत में जरूरत कोई मायने नहीं रखती है, मोहब्बत में जरूरत नहीं होती है, सिर्फ जर्फ दिल मायने रखता है। विद्या स्माइल करते हुए कहती है, ये तो आपका नजरिया है, मोहब्बत तो हर इंसान के लिए अलग अलग मायने रखता है। यादविक स्माइल करते हुए कहता है, सावी भी यही कहती थी, मोहब्बत जिससे हो जाती है उसके ना होने पर उसकी कमी खलती है। यादविक सावी की यादों में गुम उसकी बातें कर रहा था और विद्या बस स्माइल करते हुए उसकी बातें सुन रही थी। विद्या यादविक को देखकर कहती है, मोहब्बत तो वो भी है जब हमें जीने के लिए किसी ऐसे इंसान को जरूरत हो जो हमारी सांसों से भी ज़्यादा जरूरी हो, जो हमारी धड़कनों के साथ धड़कते हैं। यादविक स्माइल करते हुए विद्या को देखता है, तभी उसका फ़ोन जो रेडियो से कनेक्टेड था वो बजने लगता है। यादविक देखता है किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। यादविक कॉल रिसीव करता है तो सामने से एक कोल्ड आवाज़ आती है, यादविक राजपूत, अपने आखिरी सफ़र के लिए गुड लक, क्योंकि इसके बाद तुम अपने पैरों पर चल नहीं पाओगे, और उस युवान की बीवी को भी मेरी तरफ से अलविदा कह देना। यादविक चिल्लाते हुए कहता है, कौन बोल रहा है? सामने से एक शैतानी हंसी हंसते हुए आवाज़ आती है, पहचाना नहीं या पहचानना चाहते नहीं, आर्यन शेखावत तुम्हारा कॉल बनकर आया हूँ। आर्यन शेखावत इज बैक, स्माइल विद हॉर्न्स। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। यादविक कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही आगे से एक का उसकी कार को सामने से ठोक देता है। वो तो अच्छा था कि यादविक और विद्या ने सीट बेल्ट पहन रखा था। विद्या रोते हुए कहती है, लाउडली क्राइंग। यादविक, आप ठीक तो है न? लाउडली क्राइंग। यादविक अपनी कार को तेजी से पीछे की ओर ले जाते हुए कहता है, विद्या अपना बैग डैशबोर्ड पर रखिए और अपनी आंखें बंद रखिएगा। विद्या कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सामने से कार बिल्कुल तेजी से यादविक की ओर आ रही थी। यादविक अपनी कार को घुमाते हुए एक कच्चे रास्ते में उतार देता है और तेजी से दौड़ाने लगता है। यादविक की कार के पीछे ही लगभग 4-5 कार आने लगते हैं। यादविक अपनी कार को किसी तरह से संभालते हुए एक खुले मैदान में ले आता है। आगे खाई थी तो यादविक को अपनी कार रोकनी पड़ती है। यादविक अपनी कार को रोकता है तो चारों तरफ से कार उसे घेर लेते हैं। यादविक विद्या को देखता है और बाहर की तरफ देखता है। एक कार का गेट खुलता है और तेजी से प्रणव बाहर आते हुए कहता है, माम आप ठीक हैं? यादविक प्रणव को देखकर रिलैक्स होता है और कार से बाहर आता है और विद्या भी बाहर आती है। दोनों अभी बाहर आए हुए थे कि वहां गोलियां चलने लगती है। यादविक विद्या को जल्दी से धक्का देता है तो उसकी बाह में गोली लग जाती है। यादविक जमीन पर जाता है। प्रणव जल्दी से सारे गार्ड्स को देखकर चिल्लाते हुए कहता है, बाहर निकलो, अंदर क्या कर रहे हो? विद्या रोते हुए यादविक को देखकर कहती है, यादविक ये क्या हो गया आपको? यादविक को दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो विद्या को कार के सामने करते हुए कहता है, आप प्लीज बाहर मत आइएगा। यादविक अपनी कार की सीट के नीचे से गन निकालता है और खड़ा होते हुए सामने गार्ड्स पर गोलियां चलाने लगता है। तभी वहां एक ब्लैक कार तेजी से आती है और उसमें से युवान बाहर आता है और वो विद्या की तरफ दौड़ते हुए जाता है। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। पीछे से एक आदमी युवान की तरफ गोली चलाता है तो दौड़कर वो युवान की तरफ जाती है। यादविक विद्या को देखकर जोर से चिल्लाता है, विद्या फेयरफुल फेस। 63 आर्यन की रूह भी मौत की भीख मांगेंगी। अब तक आपने पढ़ा। यादविक अपनी कार की सीट के नीचे से गन निकालता है और खड़ा होते हुए सामने गार्ड्स पर गोलियां चलाने लगता है। तभी वहां एक ब्लैक कार तेजी से आती है और उसमें से युवान बाहर आता है और वो विद्या की तरफ दौड़ते हुए जाता है। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। पीछे से एक आदमी युवान की तरफ गोली चलाता है तो दौड़कर वो युवान की तरफ जाती है। यादविक विद्या को देखकर जोर से चिल्लाता है, विद्या फेयरफुल फेस। अब आगे। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। विद्या युवान के सीने से लगी हुई थी और युवान विद्या को हैरानी से देख रहा था। विद्या के दाएं कंधे से खून बह रहा था। युवान को तो कुछ समझ ही नहीं आया था अभी हुआ क्या। अगले ही पल युवान गुस्से से उसकी ओर घूरता है। पाउटिंग जिसने विद्या पर गोली चलाई थी, युवान उसके सीने में अपनी गन की सारी गोलियां चला देता है। युवान जल्दी से विद्या को अपनी बाहों में उठाता है। यादविक और प्रणव सामने खड़े सारे गार्ड्स को गोलियों से छलनी कर देते हैं। युवान विद्या को अपनी कार में बिठाता है और तेजी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। यादविक भी अपनी कार में युवान के पीछे जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही युवान विद्या को लेकर तेजी से अंदर चला जाता है। यादविक जल्दी से डॉक्टर को बुलाने जाता है। डॉक्टर विद्या को खून से लथपथ देखकर तुरंत हरकत में आते हैं और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। यादविक और युवान दोनों ही ओटी के बाहर खड़े विद्या को ही देख रहे थे, जो बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी।
युवान गुस्से में यादविक के मुंह पर पंच मुट्ठी मारता है। यादविक लड़खड़ाते हुए चेयर पर गिर जाता है तो युवान गुस्से से यादविक का कॉलर पकड़ते हुए कहता है क्या जरूरत थी उसे बिना सिक्योरिटी के फोर्ट ले जाने की। पाउटिंग। यादविक गिल्ट भरी नजरों से युवान को देखते हुए कहता है सॉरी यार वो जिद कर रही थी इसलिए लेकर गया था। युवान गुस्से से यादविक को धक्का देते हुए कहता है वो जहनुम में जाने की जिद करेगी तो लेकर जाओगे क्या। पाउटिंग। तुम्हें पता भी है कि आर्यन वापस आ गया है और वो अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यादविक युवान को देखकर सॉरी कहता है तो युवान यादविक को घूरते हुए कहता है अगर उसे कुछ हुआ ना इस स्वयं मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। पाउटिंग। यादविक को अभी खुद पर गुस्सा आ रहा था इसलिए वो दीवार पर एक जोरदार मुक्का मुट्ठी दे मारता है। युवान की नज़र यादविक के हाथ पर जाती है जहां से खून आ रहा था, क्योंकि यादविक को बाह में गोली लगी थी और यादविक को जिससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं विद्या को कुछ हो ना जाए। युवान एक नर्स को बुलाकर कहता है आप इसके हाथ का बैंडेज कर दीजिए। नर्स यादविक को अपने साथ चलने के लिए कहती है तो यादविक मना कर देता है। युवान यादविक को घूरते हुए कहता है जाकर बैंडेज करवा लो मैं अपनी बीवी को संभाल लूंगा वैसे भी बहुत कुछ कर लिया है तुमने मेरी बीवी के लिए। पाउटिंग। यादविक ना चाहते हुए भी नर्स के साथ चला जाता है तभी एक डॉक्टर बाहर आते हैं और युवान को देखकर कहते हैं शी इज फाइन। गोली बस उनके कंधे को छूकर निकल गई थी। युवान डॉक्टर को देखकर थैंक्स कहता है तो डॉक्टर युवान को देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं पेशेंट को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है आप उससे मिल सकते हैं। विद्या को शिफ्ट किया जाता है लेकिन वो अभी बेहोश थी। विद्या अभी हॉस्पिटल के कपड़ों में थी और उसके कंधे पर पट्टी बंधी हुई थी। विद्या का चेहरा मुरझाया हुआ था जिसे देखकर युवान कहता है सॉरी मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। नर्स विद्या के कपड़े लाकर युवान को देते हुए कहती है कुछ दिनों के लिए पेशेंट को टाइट कपड़े पहनने मत दीजिएगा वरना ब्लीडिंग हो सकती है। युवान विद्या के कपड़े ले लेता है। नर्स जाने लगती है तो युवान नर्स को देखकर कहता है एक्सक्यूज मी विद्या का दुपट्टा नहीं है। नर्स युवान को देखकर कहती है वो शायद ओटी में रह गया होगा आप वहां से क्या आए मैं पेशेंट की दवाएं ले आती हूँ। युवान ठीक है बोलकर ओटी की तरफ चला जाता है। युवान देखता है ओटी के बाहर यादविक डॉक्टर का गला पकड़कर चिल्ला रहा था और रो भी रहा था लाउडली क्राइंग। युवान यादविक को कुछ कहता उससे पहले ही यादविक सिसकते हुए कहता है कैसे डॉक्टर हो तुम अपने एक पेशेंट की जान नहीं बचा सकते हो। पाउटिंग। अरे वो थोड़ी देर पहले ही तो कितनी प्यारी आवाज में मुझसे बातें कर रही थी। पाउटिंग। और तुम लोगों ने मार दिया उसे। कैसे कैसे कर सकते हो तुम ऐसा बचाओ विद्या को जिंदा करो उसे। पाउटिंग। युवान यादविक को घूरते हुए कहता है क्या बकवास कर रहा है तू। यादविक युवान को देखकर रोते हुए कहता है लाउडली क्राइंग। देखने युवान ये लोग क्या कह रहे हैं कि इस ओटी में जो पेशेंट है वो मार चुका है ऐसा कैसा हो सकता है विद्या हमें छोड़कर कैसे जा सकती है। लाउडली क्राइंग। युवान यादविक को खा जाने वाली नजरों से घूरता है और यादविक का हाथ पकड़कर ओटी के अंदर ले जाता है और वहां बेड पर पड़ी डेड बॉडी के चेहरे से चादर हटाते हुए कहता है सही तो कह रहे हैं डॉक्टर्स। यादविक पेशेंट को देखता है जो एक बूढ़ा आदमी था। यादविक खुश होते हुए कहता है युवान ये विद्या नहीं है ग्रिन मतलब विद्या ठीक है। यादविक की बात सुनकर डॉक्टर यादविक को घूरते हुए कहते हैं यही तो हम आपको तब से बता रहे थे कि यहाँ जो पेशेंट है वो मर चुके हैं लेकिन आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे। युवान यादविक को देखकर ना में सिर हिलाते हुए विद्या का दुपट्टा लेता है और बाहर चला जाता है जहाँ उसे सावी मिल जाती है। सावी युवान को देखकर पूछती है विद्या कहाँ है। युवान सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है चलो सामने ही लेफ्ट कॉर्नर वाले रूम में है। सावी एक नज़र यादविक को देखती है और युवान के पीछे जाने लगती है तो यादविक जल्दी से सावी का हाथ पकड़ते हुए कहता है रुकिए। सावी रुक जाती है और बिना यादविक को देखे हुए अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कहिए क्या कहना है आपको। यादविक सावी का हाथ छोड़ते हुए कहता है सॉरी ऐसे मुंह फेर के मुझे तकलीफ मत दीजिए नहीं रह सकता आपके बिना आपकी कमी खलती है मुझे। सावी यादविक की आंखों में देखती है जहां उसे गिल्ट साफ नजर आ रहा था लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ जख्मों का सिर्फ दर्द महसूस किया जाता है वो जख्म किसी को दिखा नहीं सकते हैं। सावी यादविक को देखकर एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहती है आपके लिए बहुत आसान है ना यादविक पहले दिल तोड़ना फिर माफ़ी मांग लेना लेकिन मैं अब आपको माफ़ नहीं कर सकती हूँ। बचपन से आपकी हर गलती को माफ़ किया है हमने और उसके बदले में हमें क्या मिला है आपने हाथ उठाया हम पर और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा आत्मसम्मान हमारे लिए कितना मायने रखता है। सावी यादविक को देखकर कहती है आप हमें कीजिए कि हम आपको माफ़ नहीं कर सकते हैं। सावी तेज कदमों के साथ विद्या की वार्ड में चली जाती है और सावी को यूं जाते हुए देखकर यादविक की आंखों से आंसू छलक जाते हैं लाउडली क्राइंग।
वार्ड में विद्या युवान को देख रही थी। युवान डॉक्टर से विद्या की मेडिसिन पर बात कर रहा था, तभी सावी वहां आती है। विद्या सावी को देखकर स्माइल करते हुए कहती है, सावी आप यहाँ। सावी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ वो किसी काम से हॉस्पिटल आए थे, तब आपको और युवान को देखा तो सोचा कि मिल लेती हूँ। कैसा फील हो रहा है आपको? विद्या स्माइल करते हुए कहती है, ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है। युवान सावी को देखकर कहता है, सावी तुम थोड़ी देर विद्या के पास रुकोगी, मुझे डॉक्टर से कुछ पूछना है। सावी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, आप जाए, हम हैं विद्या के साथ। युवान चला जाता है तो सावी विद्या से बातें करने लगती है। सावी विद्या को देखकर कहती है, हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा विद्या, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते के बीच में तीसरा तब तक नहीं आता है जब तक पति पत्नी एक दूसरे के साथ होते हैं। विद्या सावी की बात सुनकर सवाल करते हुए कहती है, आप कहना क्या चाहती हैं, मैं समझी नहीं। सावी विद्या को देखकर कहती है, हम आपसे उम्र में बड़े, आपसे ज्यादा दुनिया देखी। पति पत्नी का रिश्ता एक कच्चे धागे की तरह होता, जिसकी दोनों डोर को मजबूती से नहीं मोहब्बत से पकड़ने पर ही रिश्ता मजबूत होता है। अगर उस डोर को छोड़ देंगी तो रिश्ता टूटते देर नहीं लगती है। और युवान बहुत अच्छा है, उसे और तकलीफ मत दीजिए, वरना अगर इस बात उसका दिल टूटा तो शायद वो जी नहीं पाएगा। हमारी बातों पर गौर से विचार जरूर कीजिएगा। इतने में युवान वहां आ जाता है तो सावी कहती है, युवान विद्या का ख्याल रखिएगा, हम चलते जल्दी मिलेंगे। युवान सावी देखकर स्माइल करता है तो सावी चली जाती है। युवान विद्या को देखकर कहता है, क्या जरूरत थी मेरे सामने आने की, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। विद्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो युवान को देखकर सिसकते हुए कहती है, और अगर तुम्हें वो गोली लग जाती तो मेरा क्या होता, लाउडली क्राइंग। विद्या युवान को देखकर रोने लगती है तो युवान जल्दी से विद्या की ओर बढ़ता है, लेकिन वो विद्या को अपनी बाहों में भरने के लिए अपने बाहें फैलाता है और रुक जाता है। युवान को उस रात की बातें याद आने लगती है जब विद्या ने युवान से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा था कि हमारे बीच दूरियां आई नहीं, कभी खत्म ही नहीं हुई थी, क्योंकि एक जरूरत के रिश्ते ने हमें बांधा था और अब वो जरूरत खत्म हो चुकी है। युवान को यूं रुकते हुए देखकर विद्या बेड पर से थोड़ा ऊपर उठते हुए युवान के सीने से लग जाती है और सिसकते हुए कहती है, सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना। युवान विद्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, मम सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैंने हर्ट किया है तुम्हें। दोनों एक दूसरे के गले लगकर सुकून महसूस कर रहे थे। युवान विद्या से अलग होता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, अब इन आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, हम स्माइल प्लीज, अपनी किटन की स्माइल देखे बहुत दिन हो गए हैं। विद्या युवान के सीने में मुक्का मारते हुए कहती है, मैं कोई किटन नहीं हूँ, समझे हंसमक। युवान स्माइल करते हुए कहता है, हाँ समझ गया। युवान विद्या को बेड पर अच्छे से लेटा देता है, तभी यादविक वहां पर आता है। युवान यादविक को देखता है। यादविक विद्या को देखकर कहता है, अब कैसा फील हो रहा आपको? विद्या स्माइल करते हुए कहती है, ठीक हूँ, आपकी चोट कैसी है, आपको भी तो गोली लगी थी ना। यादविक अपने हाथ को देखते हुए कहता है, हाँ ठीक है, बस गोली छूकर निकल गई, ज्यादा गहरी चोट नहीं आई। युवान यादविक को देखकर कहता है, ठीक है तो जाकर रेस्ट करो, मैं भी विद्या को लेकर घर ही जा रहा हूँ। यादविक बस हम कहता है और चला जाता है। युवान भी विद्या को लेकर घर चला जाता है। युवान विद्या को रूम में ले जाता है तो विद्या अपने कपड़े देखती है, उसने अभी भी हॉस्पिटल का गाउन पहन रखा था। युवान विद्या की बात समझते हुए कहता है, डॉक्टर ने तुम्हें ढीले ढाले कपड़े पहनने को कहा है जो कंधे पर टच ना हो। विद्या युवान को देखकर कहती है, लेकिन मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं हैं। युवान कबर्ड खोलता है और अपनी शर्ट लाकर विद्या को देते हुए कहता है, इसे पहन लो, मैं बाद में तुम्हारे लिए कंफर्टेबल क्लोथ्स मंगवा दूंगा। विद्या युवान का शर्ट देखती है और फिर कुछ सोचते हुए वो ब्लश करने लगती है तो युवान विद्या को देखकर कहता है, क्या हुआ? विद्या जल्दी से नामे सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं। विद्या कपड़े चेंज करके आती है तो देखती है युवान रूम में नहीं है। विद्या जल्दी से जाकर बेड पर बैठ जाती है और ब्लैंकेट से अपने पैरों को कवर कर लेती है। इतने में युवान आता है, दोनों साथ में डिनर करते हैं। युवान विद्या को दवाई खिलाता है। विद्या युवान को देखने लगती है तो युवान पूछता है, क्या हुआ? विद्या स्माइल करते हुए कहती है, वो तुम, मतलब मैं वो कह रही थी कि मुझे। युवान विद्या को ऐसे बातों को घुमाते हुए देखकर पूछता है, क्या बात है, साफ साफ कहो। विद्या अपने कंधे को देखते हुए कहती है, वो नर्स ने कहा था कि पीठ के बल कुछ दिन ना सोऊं तो क्या तुम। विद्या अपनी आगे की बात अधूरी छोड़ देती है तो युवान बेड पर लेट जाता है और अपनी बाहों को फैलाकर कहता है, तुम मेरे ऊपर सो सकती हो। विद्या स्माइल करते हुए युवान के ऊपर लेट जाती है तो युवान उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करते हुए उसके कंधे को देखने लगता है जहां पर पट्टी बंधी हुई थी। विद्या युवान के सीने से लगकर सुकून से सो जाती है और युवान विद्या को अपनी बाहों में देखकर कहता है, इस बार जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा और आर्यन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसी सजा दूंगा उसे कि उसकी रूह भी मौत की भीख मांगेंगी। पाउटिंग
64 आर्यन शेखावत कौन है और वो तुमसे इतना नफरत क्यों करता है? वो यादविक से भी नफरत करता है, क्यों? अब तक आपने पढ़ा। विद्या अपनी आगे की बात अधूरी छोड़ देती है तो युवान बेड पर लेट जाता है और अपनी बाहों को फैलाकर कहता है, तुम मेरे ऊपर सो सकती हो। विद्या स्माइल करते हुए युवान के ऊपर लेट जाती है तो उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करते हुए उसके कंधे को देखने लगता है जहां पर पट्टी बंधी हुई थी। विद्या युवान के सीने से लगकर सुकून से सो जाती है और युवान विद्या को अपनी बाहों में देखकर कहता है, इस बार जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा और आर्यन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसी सजा दूंगा उसे कि उसकी रूह भी मौत की भीख मांगेंगी। पाउटिंग। अब आगे युवान विद्या को देखते हुए सो जाता है। आज कितने दिनों बाद दोनों सुकून से सो रहे थे। अगली सुबह युवान की नींद खुलती है तो उसकी नज़र अपने सीने से लगकर सो रही विद्या पर जाती है। विद्या युवान के ऊपर अभी भी लेटी हुई थी। युवान विद्या के बालों की लटों को उसके चेहरे पर से हटाता है और विद्या को निहारने लगता है। युवान अपनी प्यारी बीवी को निहार ही रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगता है। युवान जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है तो सामने से आवाज़ आती है, बॉस वो रघबीर सर को कल के बारे में पता चल गया और वो जयपुर आ रहे हैं। युवान कुछ कहता उससे पहले ही विद्या की नींद खुल जाती है। युवान अपने फ़ोन में कहता है, ठीक है। विद्या युवान को देखकर अपनी आंखें मसलते हुए कहती है, क्या हुआ? युवान विद्या को देखकर कहता है, वो नानी माँ नानू और अमायरा आ रहे हैं। विद्या जल्दी से उठते हुए कहती है, क्या? आहा आहा लाउडली क्राइंग। युवान जल्दी से विद्या को डांटते हुए कहता है, क्या कर रही, जख्म भरा नहीं है, ब्लीडिंग होने लगेगी। युवान विद्या के कंधे से शर्ट हटाते हुए देखने लगता है तो विद्या युवान को देखकर कहती है, युवान मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं पहनूंगी क्या? मैं ऐसे उनके पास जाऊंगी क्या? युवान विद्या को देखकर कहता है, मैं कपड़े मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए, अब ऐसे हिलना बंद करो, खून बह रहा है। विद्या युवान को देखने लगती है तो युवान किसी को कॉल करता है और कहता है, आनंदी मुझे बैगी क्लोथ्स चाहिए अपनी बीवी के लिए, तुम किसी से भिजवा दो। युवान विद्या के कंधे की बैंडेज चेंज कर देता है। तभी उनके रूम के दूर में नॉक होता है। युवान दूर ओपन करता है तो सुधा जी 2 बैग आगे बढ़ा देती है। युवान वो बैग्स ले लेता है और अंदर आ जाता है। युवान विद्या को कपड़े देते हुए कहता है, ये लो चेंज कर लो। विद्या चेंज करके आती है तो युवान उसे देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि विद्या ने एक टेडी बेयर प्रिंट का ढीला सा टी शर्ट पहना हुआ था और साथ ही उसने ढीला सा बेज कलर का पैंट पहना था। ओवरऑल विद्या बहुत क्यूट दिख रही थी, बिल्कुल क्यूट सी किटन लग रही थी। विद्या युवान को ऐसे हंसते हुए देखकर गुस्सा करते हुए कहती है, युवान तुम ऐसे हंसो तो नहीं, वैसे भी मुझे ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। युवान विद्या के गाल प्यार से खींचते हुए कहता है, ओ माय लिटिल किटन तुम बहुत क्यूट लग रही हो इन कपड़ों में, टीयर्स ऑफ जॉय। विद्या युवान के सीने में मुक्का मारते हुए कहती है, मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्योंकि मैं इन कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही हूँ। युवान विद्या को प्यार से देखते हुए कहता है, अरे नहीं देखो तुम बहुत अच्छी दिख रही हो बिल्कुल। विद्या युवान के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, चुप एकदम चुप, कुछ नहीं बोलोगे तुम, मुझे पता है मैं इन कपड़ों में बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही, इसलिए मुझे ऐसे कपड़े पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैंने कोई थैला पहन लिया हो। विद्या की बात सुनकर युवान अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है, टीयर्स ऑफ जॉय। युवान को ऐसे हंसते हुए विद्या को और चिढ़ हो रही थी और वो युवान को घूरने लगती है, पाउटिंग। युवान हंसते हुए कहता है, थैला टीयर्स ऑफ जॉय, तुम्हें पता भी है ये क्लोथ्स ट्रेंडिंग में है और तुम कह रही हो कि ये थैला है टीयर्स ऑफ जॉय। विद्या ने तो सारी लड़कियों की बेइज्जती एक साथ कर दी जिन्हें बैगी क्लोथ्स पहनना पसंद है, मतलब विद्या को ऐसे कपड़े थैला लगते हैं, टीयर्स ऑफ जॉय। विद्या भी ना टीयर्स ऑफ जॉय। युवान को ऐसे हंसते हुए देखकर विद्या मुंह सूजा लेती है और युवान को देखकर कहती है, अगर तुम ऐसे हंसोगे ना तो मैं ये कपड़े चेंज कर दूंगी। पाउटिंग। युवान अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, अच्छा सॉरी, तुम कपड़े चेंज मत करना। विद्या मुंह सूजा कर बेड पर बैठ जाती है तो युवान विद्या को उठाते हुए कहता है, अच्छा चलो ब्रेकफास्ट कर लो, मेडिसिन भी लेनी है। विद्या युवान को देखकर मुंह टेढ़ा करते हुए कहती है, मुझे नहीं करना नाश्ता वास्ता, स्मर खान। युवान विद्या को अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है, सारी बातें एक तरफ लेकिन खाना स्किप नहीं करने दूंगा। विद्या युवान को देखकर मुंह टेढ़ा करती है, स्मर्क। तो युवान स्माइल करते हुए विद्या को नीचे ले जाता है। दोनों अभी नीचे हॉल तक पहुंचे ही थे कि घर का मेन दूर खुलता है और कुमुदिनी जी, रघुबीर जी और अमायरा अंदर आते हैं। विद्या उन्हें देखकर जल्दी से कहती है, युवान मुझे नीचे उतारो। युवान विद्या को चेयर पर बिठा देता है तो कुमुदिनी जी जल्दी से विद्या के पास जाते हुए कहती है, विद्या बेटा तुम ठीक तो हो ना, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अमायरा भी विद्या को देखकर कहती है, भाभी आप ठीक तो है ना, आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना?
विद्या दोनों को देखकर स्माइल करते हुए कहती है, अरे आप दोनों परेशान मत होइए, बस छोटी सी चोट आई है, ठीक हूँ मैं। कुमुदिनी जी और मायरा विद्या से बातें करने लगते हैं। रघुबीर जी युवान को घूरते हैं और अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। युवान भी उनके पीछे चला जाता है। रूम में पहुंचते ही रघुबीर जी युवान को घूरते हुए कहते हैं, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। युवान रघुबीर जी को देखकर कहता है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था इसलिए नहीं बताया, लेकिन आपको पता कैसे चला? रघुबीर जी युवान को देखकर कहते हैं, अरविंद से बात हो रही थी तो उसने बताया कि यादविक को गोली लगी है। यादविक से पता चला कि आर्यन वापस आ गया है और तुम्हें बचाने के चक्कर में विद्या को भी गोली लगी है। युवान रघुबीर जी को देखता है तो रघुबीर जी युवान को घूरते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है कुमुद भी वही थी और जब उन्हें पता चला तो वो कितना रोने लगी थी, उनसे एक पल नहीं रुका गया पुणे में और आधी रात को हमें निकलना पड़ा यहाँ के लिए। युवान रघुबीर जी को देखकर कहता है, सॉरी नानू, मैं आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, अगर मुझे पता होता कि आपको ऐसे पता चलेगा तो मैं आपको पहले ही बता देता। रघुबीर जी युवान को देखकर कहते हैं, जो हुआ उसे छोड़ो, आगे क्या सोचा? विद्या यहाँ सेफ नहीं है, उसे पुणे वापस लेकर जाना होगा। युवान हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, मैं बात करता हूँ उससे, आप फिक्र मत कीजिए। युवान बाहर आ जाता है तो वो देखता है कि विद्या स्माइल करते हुए कुमुदिनी जी और मायरा से बातें कर रही थी। युवान भी स्माइल करते हुए उनके पास आ जाता है और फिर थोड़ी देर में रघुबीर जी भी बाहर आ जाते हैं। सब साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। सब ब्रेकफास्ट करने के बाद लॉन में बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी यादविक और अरविंद जी आते हैं। रघुबीर जी अरविंद जी को देखकर खुश हो जाते हैं और फिर दोनों मिलकर बातें करने लगते हैं। युवान और यादविक भी लॉन के दूसरे साइड पर बैठे हुए थे। यादविक युवान को देखकर स्माइल करता है तो युवान अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरता है। इतने में वहां पर एक कार आकर रुकती है जिसमें से सावी और उसके पेरेंट्स बाहर आते हैं। विद्या स्माइल करते हुए कहती है, सावी आप। सावी विद्या को देखकर कहती है, विद्या आप इन कपड़ों में बहुत क्यूट लग रही है। विद्या थैंक्स कहती है और सावी के साथ युवान और यादविक की तरफ चली जाती है। यादविक सावी को देखकर स्माइल करता है तो सावी यादविक को इग्नोर करके युवान से बातें करने लगती है। सावी के पेरेंट्स, सावी की मॉम का नाम सानवी सिसोदिया था और सावी के डैड का नाम वीरेन सिसोदिया था। वीरेन जी अरविंद जी को देखकर कहते हैं, अंकल आप कब आए? सावी ने तो हमें बताया ही नहीं। अरविंद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, वीरेन भूल गई होगी, वैसे भी सावी के कंधों पर इतनी सारी जिम्मेदारियां जो हैं। सानवी जी कुमुदिनी जी से बातें करने लगती हैं। तभी रघुबीर जी कहते हैं, वीरेन मैंने सुना है कि तुमने सावी का रिश्ता तय कर दिया है जैसलमेर के कुंवर पार्थ रजावत के साथ। वीरेन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ सोचा तो यही है कि पार्थ और सावी की शादी तय कर दी जाए, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है। 2 हफ्तों के बाद सावी का बर्थडे है, उसी दिन मंगनी कर देंगे। अरविंद जी वीरेन की बात सुनकर कहते हैं, हाँ यही सही होगा, पार्थ बहुत समझदार और मेहनती है। सब सावी और पार्थ के रिश्ते के बारे में बातें करने लगते हैं और वहीं थोड़ी दूर में बैठा यादविक सबकी बातें सुनकर सावी से सवाल करते हुए कहता है, तुम पार्थ से शादी कैसे कर सकती हो? सावी यादविक को घूरते हुए कहती है, मैं पार्थ से शादी क्यों नहीं कर सकती? यादविक के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन सावी को किसी और के साथ इमेजिन करके ही यादविक को गुस्सा आ रहा था और उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर युवान टेढ़ी स्माइल कर रहा था। यादविक गुस्से से उठता है और अपनी कार की तरफ चला जाता है। यादविक के जाते ही युवान कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लोगी। सावी कहती है, पता नहीं यादविक अब क्या करेंगे। पिछली बार पार्थ ने बस हमें कॉफी के लिए पूछा था तो यादविक ने उन्हें सबके सामने पंच मुट्ठी मारा था, इस बार तो वो हमें शादी के लिए देखने आ रहे हैं। युवान सावी को देखकर कहता है, रिलैक्स सावी, यादविक पार्थ को कुछ नहीं कर पाएगा, तुम बस अपने बर्थडे पार्टी के लिए रेडी हो जाओ, मंगनी जो होने वाली है तुम्हारी। विद्या सावी को देखकर कहती है, हम आपके लिए बहुत खुश हैं, यादविक आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्होंने बताया था मुझे। सावी मायूसी से कहती है, पूरी दुनिया को बताते हैं, बस हमें ही नहीं बताया कभी। विद्या स्माइल करते हुए कहती है, बता देंगे, इसमें क्या है। सब इसी तरह बातें करते हैं और शाम को सब चले जाते हैं। रात में डिनर के वक्त युवान प्रणव से आर्यन के बारे में बात कर रहा था, तभी विद्या उनकी बात सुन लेती है। सब साथ में डिनर करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। युवान जब रूम में आता है तो विद्या युवान को देखकर कहती है, युवान मुझे तुमसे कुछ जानना है। युवान विद्या को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, हम बोलो क्या जानना चाहती हो। विद्या खिड़की के पास सोफे पर बैठते हुए कहती है, वो मैं ये जानना चाहती थी कि आर्यन शेखावत कौन है और वो तुमसे इतना नफरत क्यों करता है। वो यादविक से भी नफरत करता है, क्यों?
युवान विद्या के पास बैठते हुए कहता है, विद्या तुम इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम रेस्ट करो, रात बहुत हो गई हम। विद्या युवान को देखकर ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मुझे रेस्ट नहीं करना है, मैं जानना चाहती हूँ कि वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। युवान, मैंने आज तक तुम्हारी लाइफ के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा, लेकिन इस बार बात तुम्हारे जान की है। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी दुश्मनी है आर्यन शेखावत की तुमसे कि वो जान लेने तक उतर आया है। अगर उस दिन तुम्हें गोली लग जाती और तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, मैं तो जीते जी मर जाती ना। युवान विद्या को शांत करते हुए कहता है, शस कुछ नहीं हुआ है मुझे, और प्लीज तुम ऐसे रो नहीं। विद्या युवान को देखकर कहती है, प्लीज मुझे सच जानना है, तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानना है प्लीज। मैं जानना चाहती हूँ कि वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है, क्यों मारना चाहता है वो तुम्हें। विद्या युवान का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहती है, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं पूछा है, पहली बार मैं कुछ पूछ रही हूँ, प्लीज बताओ ना कौन है आर्यन शेखावत और क्या दुश्मनी है उससे तुमसे। युवान विद्या के आंसू पोंछते हुए कहता है, सब बताऊंगा लेकिन तुम ऐसे रो नहीं। हम चैप्टर 65 वो मर चुकी है। फेयरफुल फेस, अब तक आपने पढ़ा। विद्या युवान को देखकर कहती है, प्लीज मुझे सच जानना है, तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानना प्लीज। मैं जानना चाहती हूँ कि वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है, क्यों मारना चाहता है वो तुम्हें। विद्या युवान का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहती है, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं पूछा है युवान, पहली बार मैं कुछ पूछ रही हूँ, प्लीज बताओ ना कौन है आर्यन शेखावत और क्या दुश्मनी है उससे तुमसे। युवान विद्या के आंसू पोंछते हुए कहता है, सब बताऊंगा लेकिन तुम ऐसे रो नहीं। हम अब आगे। विद्या युवान को देखने लगती है तो युवान कहता है, यादविक के दादू और मेरे नानू बचपन के दोस्त हैं, और उनकी दोस्ती की वजह से मेरी मॉम जिनका नाम युहानी रायचंद था और यादविक के डैड जिनका नाम आद्विक राजपूत था, वो दोनों भी फ्रेंड्स थे, मतलब फैमिली फ्रेंड। युवान अपना फोन टेबल से उठाता है और उसमें से एक पिक निकालकर विद्या को दिखाते हुए कहता है, मेरे मॉम एंड डैड ये हैं। विद्या युवान के फोन में फोटो देखती है। युवान छोटा था, स्कूल यूनिफॉर्म पहने, अपने हाथों में ट्रॉफी लिए बड़ी सी स्माइल के साथ कैमरे को देख रहा था, और युहानी जी और अवान जी युवान के डैड युवान को पकड़े हुए खड़े थे। दोनों के चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल थी। विद्या देखती है कि युहानी जी बहुत खूबसूरत थी और उनकी हनी आइज जिससे वो और भी खूबसूरत दिख रही थी। युवान के डैड की एम्बर आइज थी जिससे वो बहुत हैंडसम दिख रहे थे। युवान की आंखों में नमी थी। विद्या युवान को देखती है तो युवान स्माइल करते हुए कहता है, ये मैंने साइंस प्रोजेक्ट में जीता था। मॉम डैड बहुत खुश थे। युवान की आवाज लड़खड़ा रही थी जिसे सुनकर विद्या युवान को अपने सीने से लगा लेती है। युवान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो सिसकते हुए कहता है, मेरी खुशियां एक पल में उस इंसान ने छीन लिया। आई जस्ट हेट हिम पाउटिंग। युवान विद्या के गले लगकर रो रहा था तो विद्या युवान को संभालने लगती है। थोड़ी देर रोने के बाद युवान विद्या से अलग होता है तो विद्या युवान को पानी पिलाते हुए कहती है, युवान अगर तुम्हें अपने मॉम डैड को याद करके इतनी तकलीफ हो रही है तो मुझे नहीं जानना है तुम्हारा पास, मैं तुम्हें और दर्द में नहीं देखना चाहती हूँ। युवान पानी का ग्लास टेबल पर रखते हुए विद्या को अपने पास बुलाता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अपनी लाइफ के बारे में, वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जिसे आज तक मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया। विद्या युवान को देखने लगती है तो युवान खिड़की से बाहर चांद को देखने लगता है और फिर कहता है, मॉम को डैड कॉलेज में मिले थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। नानू और नानी माँ मॉम से बहुत प्यार करते थे इसलिए उन्हें कोई ऐतराज नहीं था, और फिर कॉलेज खत्म होते हुए मॉम डैड की शादी हो गई। मॉम युहानी रायचंद खानदान की इकलौती वारिस थी इसलिए शादी के बाद उन्होंने बसीनस ज्वाइन कर लिया। डैड अवान अनाथ थे इसलिए शादी के बाद वो रायचंद मेंशन में ही रहने लगे थे। डैड अवान हमेशा मॉम का सपोर्ट करते थे लेकिन साथ ही वो ज्वेलरी डिज़ाइन भी करते थे, और पता है अंश अंकल, यश के डैड की कंपनी के बहुत सारे डिज़ाइंस डैड ने बनाए थे। तब कंपनी नई थी तो डैड ने उनकी बहुत हेल्प की था। उनकी शादी के 2 साल बाद ही मैं उनकी लाइफ में आ गया था। सब बहुत खुश थे और मॉम ने मेरा नाम युवान रखा जिसमें मॉम और डैड दोनों के नाम आते हैं। युहानी का यू और अवान का वान जिससे मेरा नाम युवान हुआ, और डैड का सरनेम नहीं था इसलिए मैं मॉम का सरनेम यूज करता हूँ और इसलिए मेरा नाम हो गया युवान रायचंद। युवान के चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। ये सब कहते हुए विद्या युवान को देखकर स्माइल करती है तो युवान कहता है, तुम्हें पता है बचपन से आज तक जब भी मुझे मॉम डैड की कभी याद आती थी ना तो मैं अपने नाम को दोहराता था जिससे मुझे उनके अपने पास होने का एहसास होता था। विद्या युवान की बात सुनकर स्माइल करने लगती है। युवान कहता है, सब अच्छा चल रहा था। मॉम डैड बसीनस की वजह से अगर मुझे टाइम नहीं दे पाते थे तो नानी माँ मुझे संभाल लेती थी,
इसलिए मैं बचपन से ही नानू को ज़्यादा पसंद नहीं हूँ क्योंकि मेरे आने के बाद से नानी माँ नानू के साथ कम टाइम स्पेंड जो करने लगती थी। युवान स्माइल करता तो विद्या भी स्माइल करने लगती है। युवान आगे कहता है, मैं जब 5 साल का था तब यादविक से पहली बार मिला था। वो अपने मॉम डैड के साथ पुणे गया था, तभी हमारी फ्रेंडशिप हुई। लेकिन हम अलग अलग सिटी में रहते थे इसलिए ज़्यादा मिल नहीं पाते थे। लेकिन यादविक के डैड लॉयर थे इसलिए जब भी वो पुणे आते थे यादविक उनके साथ मुझसे मिलने आ जाता था। जब मैं 6 साल का था तब यश के डैड को अमेरिका जाना पड़ा था अपनी कंपनी के कुछ डिज़ाइन को लेकर, तब उन्होंने यश को पुणे भेज दिया था। मैं और यश साथ में स्कूल जाते थे और घर में भी हम साथ में ही रहते थे। यादविक जब मुझसे मिलने आया तो उसकी भी दोस्ती यश के साथ हो गई। सब ठीक चल रहा था, लेकिन इसी तरह मेरी 7th बर्थडे आई तब मॉम की बिज़नेस फ्रेंड जिनका नाम वागिनी अग्रवाल था वो आई, और पता है उस टाइम की बिज़नेस टाइकून थी, अपने फील्ड की बेस्ट बिज़नेस वुमेन थी। मैं उनका बहुत फ़ैन था और पता है वो बहुत अच्छी थी। वागिनी आंटी की शादी अडवे अंकल से हुई थी। विद्या युवान से सवाल करती है, ये अडवे अंकल कौन है? युवान विद्या को देखकर कहता है, तुम अडवे अंकल से नहीं मिली ना? विद्या ना में सिर हिलाती है तो युवान कहता है, अरे अडवे अंकल दिया के मामा जी हैं। विद्या युवान को देखकर कहती है, आगे बताओ ना क्या हुआ? युवान कहता है, बस यही कि सब ठीक चल रहा था, वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था। मेरी 15 बर्थडे पार्टी होने वाली थी और हमेशा की तरह नानी माँ ने अपने पूरे खानदान को इनवाइट किया था और वो भी आई थी। विद्या युवान से सवाल करते हुए कहती है, कौन आई थी? विद्या के सवाल पर युवान मुंह बनाते हुए कहता है, रेवा। रेवा दीक्षित आई थी। विद्या को लगता है कि कोई लड़की युवान की जिंदगी में आई थी इसलिए उससे जलन होती है। विद्या सोचने लगती है, युवान की जिंदगी में कितनी लड़कियां थी, माना कि युवान हैंडसम है लेकिन इतनी सारी लड़कियां युवान की जिंदगी में थी। दिया भी युवान के पीछे पागल थी, अब ये रेवा कौन आ गई है? और मेरी सौतन लावण्या भी तो थी युवान की जिंदगी में। गॉड जी, युवान को थोड़ा कम हैंडसम बनाते, कम से कम उसकी जिंदगी में इतनी सारी लड़कियां तो नहीं आती ना। विद्या यही सब सोचती है और वो मुंह बनाते हुए कहती है, तो क्या हुआ? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। वो आई थी तो, और वैसे थी कौन वो? युवान विद्या को देखकर कहता है, वागिनी आंटी और अडवे अंकल की बेटी, मुझसे पूरे 8 साल की छोटी थी। इतनी सी तो थी वो, लेकिन उसकी हरकतें बड़ों से भी बड़ी थी। और पता है जब भी आती थी ना तो मेरे नाक में दम कर देती थी, बहुत परेशान करती थी मुझे। और तो और वो पता है क्या कहती थी? रिस्पेक्ट इज्जत करने के लिए रिस्पेक्ट इज्जत होनी भी तो जरूरी है। युवान की बात सुनकर विद्या हंसने लगती है तो युवान कहता है, हंसो हंसो, तुम भी हंसो, जैसे तुम मुझे परेशान करती हो ना वैसे ही बिल्कुल वो मुझे परेशान करती थी। विद्या अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, अच्छा मतलब मुझसे पहले भी कोई था जो युवान रायचंद को परेशान करता था? युवान विद्या को अपनी आंखें छोटी छोटी करके घूरते हुए कहता है, वो मुझे परेशान नहीं करती थी, मेरे नाक में दम करके रख देती थी। साल में एक बार ही आती थी लंदन से और उसमें भी उसके 1000 नखरे होते थे और वो इतनी छोटी सी थी और जानबूझकर मुझसे पंगे लेती थी। विद्या युवान की शक्ल देख रही थी, युवान के चेहरे पर चिढ़ साफ नजर आ रही थी। युवान पुरानी यादों में गुम होकर विद्या को सारी बातें बताने लगता है। फ्लैशबैक। 15 साल पहले युवान अपने गार्डन में बेंच पर बैठकर बुक पढ़ रहा था, तभी उसके सिर पर छोटा सा कंकड़ आकर लगता है। युवान बुक को बंद करके पीछे मुड़ता है तो उसके सामने 7 साल की क्यूट सी बच्ची थी जिसने अभी लाइट ग्रीन कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था और एक क्यूट सी किटन की हेयर बैंड लगाई हुई थी। और सबसे ज्यादा तो उसके चेहरे की वो मासूमियत थी जो किसी का भी दिल पिघला सकती थी। लेकिन फिलहाल युवान उसकी मासूमियत को इग्नोर करके उसे घूर रहा था। युवान अपने गुस्से का घूंट पीते हुए कहता है, तुम क्या कर रही हो यहाँ और ऐसे कंकड़ कौन मारता है? क्यूट सी रेवा भी अपने असली तेवर दिखाते हुए कहती है, ऐसे सेंटर ऑफ गार्डन में बुक रीड करोगे तो पेबल्स कंकड़ तो लगेंगे ना। युवान उसे घूरते हुए कहता है, ये मेरा घर है, मैं गार्डन में बुक रीड करूं या टेरेस से तुम्हें क्या? रेवा कंकड़ उठाती है और युवान की ओर फेंकते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कंकड़ फेंकूंगी। युवान रेवा को घूरते हुए कहता है, तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? रेवा क्यूट सी शक्ल बनाकर कहती है, मैं तो खुद को डिड्डा का एंजल समझती हूँ। खैर तुम डेविल हो, तुम ही थोड़ी ही एंजल की बात समझ में आएगी। युवान कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ एक आवाज गूंजती है, रेवा ये क्या तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? यही सिखाया है हमने तुम्हें कि बड़ों से ऐसे बदतमीजी से बात करो। रेवा पीछे मुड़कर कहती है, लेकिन दिया दी, मुझे तो यहाँ कोई बड़ा नजर नहीं आ रहा है। युवान रेवा को घूरता है तो दिया रेवा को डांटते हुए कहती है, रेवा बिहेव योरसेल्फ, युवान को सॉरी कहो। युवान दिया को देखकर कहता है, नो इट्स फाइन, इसकी जरूरत नहीं है। दिया युवान को देखकर स्माइल करती है और कहती है, नहीं युवान, रेवा को तुमसे माफी मांगनी ही चाहिए क्योंकि उसने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की है। दिया रेवा को घूरते हुए कहती है, रेवा सॉरी कहो युवान से और रिस्पेक्ट करो उसकी।
रेवा युवान को देखकर कहती है, रिस्पेक्ट इज्जत करने के लिए रिस्पेक्ट इज्जत होनी भी तो जरूरी है, और वैसे भी मैं रेवा दीक्षित एंजल हूँ और एंजल डेविल को सॉरी नहीं कहते हैं तो मैं भी नहीं कहूंगी। हन। रेवा दौड़कर अंदर चली जाती है तो दिया युवान को देखकर कहती है, युवान मैं रेवा की तरफ से सॉरी कहती हूँ, वो बच्ची है। युवान अपना बुक उठाता है और दिया को देखकर कहता है, इट्स ओके। युवान भी घर के अंदर जाने लगता है तो दिया उसे निहारने लगती है क्योंकि युवान ने अभी लाइट पर्पल का टी शर्ट और वाइट पैंट पहना हुआ था, बालों को सलीके से सेट किया था और युवान का शांत सा चेहरा जिसे देखकर तो कोई भी युवान को निहारने लगे सिवाय रेवा के, क्योंकि रेवा को तो युवान डेविल लगता है। रेवा अमायरा, हर्षित, ध्रुव के साथ खेल रही थी। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को युवान गार्डन में लगे पेड़ों के पास खड़ा होकर फोन पर यादविक से बात कर रहा था। यश भी उसके साथ ही था। तीनों बात कर ही रहे थे कि यश को पूजा नजर आती है तो यश पूजा के साथ घर के अंदर चला जाता है और युवान यादविक से बातें करने लगता है। तभी अचानक युवान के हाथ पर पत्थर पड़ता है और उसका फोन चकनाचूर हो जाता है। युवान गुस्से से पेड़ के सामने देखता है तो अमायरा, ध्रुव और रेवा तीनों पेड़ पर पत्थर फेंक रहे थे और हर्षित तीनों को पत्थर चुन चुन के दे रहा था। युवान को देखते ही हर्षित, अमायरा और ध्रुव उल्टे पांव भाग जाते हैं, लेकिन रेवा अपनी ही धुन में पेड़ पर पत्थर फेंक रही थी। रेवा एक पत्थर उठाकर जैसे ही पेड़ पर मारने को होती है, युवान उसके सामने आ जाता है और रेवा के हाथ से पत्थर छूट के युवान के पैर पर गिर जाता है। युवान के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है और वो रेवा को घूरते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमसे दूर रहने के लिए मैं घर से बाहर आ गया, लेकिन तुम यहाँ भी आ गई। युवान रेवा को डांटने लगता है तो रेवा रोने लगती है और वो युवान के पैरों पर अपने हाथ मुंह के बनाकर बरसाने लगती है। रेवा को यूं रोते हुए देखकर युवान को बुरा फील हो रहा था, इसलिए वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और रेवा के आंसू पोंछते हुए कहता है, सॉरी रेवा, ऐसे रो नहीं प्लीज। रेवा युवान के सीने में मुंह के बरसाने लगती है और सिसकते हुए कहती है, तुम बहुत बुरे हो, आज तक मुझसे किसी ने नहीं रुलाया है, सिर्फ तुम मुझे रुलाते हो। आई हेट यू डेविल। रेवा युवान के सीने से लगकर रोने लगती है तो युवान उसे चुप कराने लगता है क्योंकि रेवा से कुमुदिनी जी बहुत प्यार करती थी और अगर कुमुदिनी जी को पता चला कि रेवा युवान की वजह से रोई है तो युवान की खैर नहीं। युवान अपनी पॉकेट से रुमाल निकालता है और रेवा के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, प्लीज रेवा डोंट क्राई। बहुत देर रोने के बाद रेवा चुप हो जाती है तो युवान कहता है, वैसे पत्थर क्यों फेंक रही थी पेड़ पर? रेवा क्यूट सी शक्ल बनाकर युवान को देखते हुए कहती है, वो मेरी कैट पेड़ पर फंस गई है, रिमोट की बैटरी खत्म हो गई है। युवान पेड़ पर देखता है तो पेड़ पर एक छोटी सी रोबोटिक कैट थी और रेवा के हाथ में रिमोट थी। युवान को समझते देर नहीं लगती है कि ये सारे पागल बच्चे क्या करने की कोशिश कर रहे थे। युवान रेवा को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है, पेड़ से निकाल लो ना कैट को, एंजल किटन। युवान तो बस रेवा को चिढ़ाने के लिए एंजल किटन कह रहा था, लेकिन रेवा थोड़ी ही युवान का उद्धार रहने देती। रेवा तपाक से कहती है, अगर मैं तुम्हारी तरह जिराफ जैसी लंबी होती तो खुद निकाल लेती ना। युवान का मुंह खुला के खुला रह जाता है और वो रेवा को देखने लगता है। रेवा युवान को देखकर कहती है, अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, मेरे कैट को उतारने में मेरी हेल्प करो। युवान कैट को उतार के रेवा को दे देता है तो रेवा खुश होते हुए कहती है, थैंक यू डेविल। युवान रेवा को घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हें किस एंगल से डेविल नजर आता हूँ? इतने में यश आ जाता है और वो रेवा को देखकर कहता है, ही क्यूटी पाई। रेवा भी चाहते हुए कहती है, हेलो यश भाई, आप कैसे हो? यश रेवा के पास घुटनों के बल बैठ जाता है और रेवा के बाल से पेड़ के पत्ते निकालते हुए कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरी क्यूटी पाई कैसी है? रेवा खुश होते हुए कहती है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रेवा के बदलते अवतार को देखकर युवान कहता है, यश को तुम आप कहती हो और उससे इतने अच्छे से बात भी करती हो, लेकिन आज तक तुमने तो मुझे कभी आप नहीं कहा और ना ही इतने अच्छे से बात की है। यश की तो तुम इतनी रिस्पेक्ट करती हो, लेकिन तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती हो? रेवा युवान के सामने खड़ी हो जाती है और पाउट बनाकर कहती है, क्योंकि तुम यश भाई की तरह नहीं हो। क्या आज तक तुमने कभी भी मेरी तारीफ की है? नहीं ना। मैं कितनी क्यूट हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी भी क्यूट नहीं कहते हो, हमेशा मुझे तंग करते हो। और मैं कितनी बार कहूँ तुमसे, रिस्पेक्ट इज्जत करने के लिए रिस्पेक्ट इज्जत होनी भी तो जरूरी है। युवान रेवा को घूरता है तो रेवा यश को देखकर कहती है, यश भाई आप अपने बेस्ट फ्रेंड को मुझसे बात करने का तरीका सिखा दो, तब तक मैं न आती हूँ, फिर हम साथ में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। ओके। यश रेवा को देखकर कहता है, ओके माय क्यूटी पाई। युवान रेवा को घूरता है तो रेवा युवान को देखकर मुंह टेढ़ा करके घर के अंदर चली जाती है। यश युवान को देखकर हंसने लगता है। फ्लैशबैक एंड। युवान के चेहरे पर मुस्कान थी। विद्या युवान को देखकर कहती है, युवान रेवा अगर यश भाई को इतना ही मानती थी तो वो यश भाई की शादी में क्यों नहीं आई और न ही यश भाई ने उसे कॉल करके बुलाया।
ऐसा क्यों? युवान विद्या को देखकर कहता है क्योंकि वो मर चुकी है। विद्या चौंकते हुए कहती है व्हाट, लेकिन कैसे, कब? चैप्टर 66 कैन आई कॉल यू लाओ? स्माइलिंग फेस। अब तक आपने पढ़ा। युवान के चेहरे पर मुस्कान थी। विद्या युवान को देखकर कहती है युवान, रेवा अगर यश भाई को इतना ही मानती थी तो वो यश भाई की शादी में क्यों नहीं आई, और न ही यश भाई ने उसे कॉल करके बुलाया। ऐसा क्यों? युवान विद्या को देखकर कहता है क्योंकि वो मर चुकी है। विद्या चौंकते हुए कहती है व्हाट, लेकिन कैसे, कब? अब आगे। युवान एक गहरी सांस लेते हुए कहता है एक एक्सीडेंट में रेवा और वगिनी आंटी की डेथ हो गई, जिसके बाद घर में बहुत टेंस माहौल हो गया। अमायरा ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था। नानी माँ भी बहुत परेशान रहने लगी थी। ध्रुव, हर्षित वो दोनों भी बहुत चुप चुप रहने लगे थे। घर बिल्कुल शांत हो गया था। सारे बच्चे बहुत उदास रहने लगे थे। इसलिए यश ध्रुव को लेकर बेंगलोर वापस चला गया था। समायरा आंटी अमायरा और हर्षित को कैलिफोर्निया ले गई। विद्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो युवान को देखकर कहती है इतनी छोटी सी उम्र उस बच्ची की जान चली गई, उसने जिंदगी देखी ही कितनी थी। युवान विद्या के आंसू पोंछते हुए कहता है तुम्हारे गॉड जी ने उसे जरूर बहुत खुश रखा होगा। विद्या स्माइल करती है तो युवान कहता है रेवा की डेथ के बाद अद्वै अंकल की कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए डैड उनके साथ लंदन चले गए थे। नानी माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी, इसलिए नानू ने एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए नानी माँ को जयपुर ले जाना चाहा। समर वेकेशन थे इसलिए मैं भी उनके साथ जाने वाला था। मॉम को भी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जयपुर जाना था, तो हम लोग पुणे से जयपुर आ गए। सब ठीक चल रहा था। जब हम जयपुर आए तो नानी माँ खुश रहने लगी थी। यादविक एक दिन मुझसे मिलने आया था, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं था, उसके साथ एक लड़की थी। फ्लैशबैक 15 साल पहले जयपुर। युवान अपने विला के बाहर लॉन में बैठा बुक पढ़ रहा था, तभी उसके विले के सामने 3 कार्स आकर रुकती हैं और उसमें से एक कार से यादविक बाहर आता है और उसके साथ एक लड़की थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। टी शर्ट और जीन्स के साथ उसने डेनिम जैकेट पहना हुआ था, अपने बालों की पोनी की हुई थी, साथ में आंखों में काजल और होंठों में लिपस्टिक लगाया था। इतना ही काफी था उसकी सुंदरता को निखारने के लिए। युवान उस लड़की को एक पल के लिए अपलक देखता रह जाता है, लेकिन अगले ही पल वो अपनी नजरें उससे हटा लेता है और वो यादविक की तरफ देखते हुए कहता है हे। यादविक युवान को हक करते हुए कहता है पहले बताया होता तो मैं तुझे एयरपोर्ट में ही मिलने आ जाता। युवान स्माइल करते हुए कहता है अब आ गया ना, अब मिलते रहेंगे। युवान की स्माइल इतनी प्यारी थी कि यादविक के साथ आई लड़की युवान को ही देखने लगी थी। यादविक युवान को देखकर स्माइल करते हुए कहता है वो तो है, लेकिन उससे पहले तू इससे मिल मेरी जान, मेरी बहन लावण्या राजपूत। लावण्या अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है भाई सा से आपके बारे में बहुत सुना है हमने। युवान लावण्या से हाथ मिलाते हुए कहता है मैंने भी। दोनों को ही एक दूसरे से हाथ मिलाने पर एक अजीब सा एहसास हो रहा था। वैसे भी 15 से 18 साल की उम्र ही ऐसी होती है कि इंसान को कोई एक प्यारी मुस्कान से देख भी ले तो उसके मन में अनेक से एहसास जागने लगते हैं। लावण्या और युवान को भी ऐसा ही एहसास हो रहा था। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, फिर यादविक दोनों के साथ जयपुर घूमने के बारे में बात करने लगता है। यादविक युवान को जयपुर घुमाने के लिए ले जाता है। युवान को जयपुर घूमना बहुत अच्छा लग रहा था, साथ ही लावण्या से उसकी दोस्ती भी हो गई थी। यहाँ युवान जयपुर घूमने में बिजी था, वहीं दूसरी तरफ यूहानी जी अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनीज पहुंचती हैं। यूहानी जी मीटिंग रूम में बैठी हुई थी और उसके साथ ही उसके असिस्टेंट गौरव जी बैठे हुए थे। यूहानी जी अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहती है मिस्टर तनेजा, मुझे नहीं लगता है कि आपके बॉस को टाइम की कोई कदर है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डील ही नहीं करना चाहती हूँ। मिस्टर तनेजा जल्दी से कहते हैं सॉरी माँ, बट बॉस बस आने ही वाला है, प्लीज थोड़ी देर और वेट कर लीजिए। यूहानी जी गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहती है थोड़ी देर वेट करते करते मुझे 1 आवर हो गया है, बट आपके बॉस मिस्टर अयान शेखवात को तो वक्त की कदर ही नहीं है। सॉरी बट मैं ऐसे लापरवाह इंसान के साथ डील नहीं कर सकती हूँ। यूहानी जी गुस्से से थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जिन्हें वक्त की कदर नहीं होती है। यूहानी जी के गुस्से के आगे मिस्टर तनेजा कुछ बोल ही नहीं पाए। यूहानी जी अपने असिस्टेंट के साथ बाहर निकल जाती हैं और विलर चली जाती हैं। शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनीज। एक चमचमाती का आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है। हैंडसम सा चेहरा जिसमें कोई भाव नहीं था, उसने बसीनस सूट पहन रखा था। वो एक शाही अंदाज में चलते हुए कंपनी के अंदर चला जाता है। उसकी रफ्तार ना ही ज्यादा तेज थी और ना ही धीमी। वो आदमी मीटिंग रूम का दूर खोलते हुए कहता है सॉरी। वो उस आदमी ने इतना ही कहा था कि उसकी नज़र खाली पड़ी चेयर पर जाती है और सामने खड़े मिस्टर तनेजा पर जाती है। मिस्टर तनेजा जल्दी से कहते हैं बॉस वो अभी अभी चली गई।
जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये है अयान शेखावत, जयपुर के टॉप बिजनेसमैन और आर्यन के डैड। अयान जी की आंखें शक्त हो जाती है और वो अपनी कोर्ट में कहते हैं, जब उन्हें मीटिंग करनी ही नहीं थी तो उन्होंने मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जिन्हें वक्त की कद्र नहीं होती है। मिस्टर तनेजा जल्दी से कहते हैं, बॉस उन्होंने भी यही कहा था कि उन्हें उन लोगों से सख्त नफरत है जिन्हें वक्त की कद्र नहीं होती है। अयान जी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो मिस्टर तनेजा को देखकर कहते हैं, क्या नाम बताया था तुमने उनका। मिस्टर तनेजा तुरंत कहते हैं, यूहानी रायचंद। अयान जी के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान तैर जाती है और वो बिना कुछ कहे ही अपनी कैबिन की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। युवान और लावण्या की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। युवान यादविक और लावण्या विलर के लॉन में बात ही कर रहे थे कि तभी वहां पर यादविक के डैड आ जाते हैं। यूहानी जी भी घर से निकलती है और यादविक जी को देखकर स्माइल करते हुए कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे कोई बैड न्यूज़ नहीं सुनाओगे। युवान भी अपनी मॉम के पास आ जाता है। यादविक और लावण्या भी वहीं आ जाते हैं। यादविक जी यूहानी को देखते हैं और फिर बड़ी सी मुस्कान के साथ कहते हैं, आपके लिए जान भी हाजिर है मोहतरमा, और यहाँ तो बात एक जमीन के टुकड़े की हो रही है। यूहानी जी खुशी से उछलते हुए कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यादविक। यूहानी जी यादविक जी को हक कर लेती है तो यादविक जी जल्दी से कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस यूहानी। यूहानी जी यादविक जी से अलग होते हुए कहती है, थैंक यू सो मच यादविक। युवान अपनी मॉम को खुश देखकर जल्दी से कहता है, मॉम क्या हुआ, आप इतनी खुश क्यों हैं। यूहानी जी युवान को हक करते हुए कहती है, बेटा आपकी मॉम का गोल पूरा होने वाला है। मैं जल्द ही जयपुर में हमारी कंपनी की ब्रांच खोलने वाली है। युवान खुश होते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मॉम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। युवान की बात सुनकर यूहानी जी युवान के माथे पर किस करते हुए कहती है, आई एम प्राउड ऑफ योर टू युवान। यादविक और लावण्या भी यूहानी जी को कॉन्ग्रेट्स करते हैं। फिर सब घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर कुमुदिनी जी, रघबीर जी और अरविंद जी बातें कर रहे थे, तभी यूहानी जी उन्हें खुशखबरी सुनाती है। रघबीर जी के चेहरे पर प्राउड वाली मुस्कान थी और वो अपनी बेटी को देखकर फख्र महसूस कर रहे थे। यूहानी जी कहती है कि यादविक यामिनी कब आएगी। यादविक जी अपना फ़ोन निकालते हुए कहते हैं, वो बस आती ही होगी, उसे रिपोर्ट सबमिट करनी थी, शायद इसलिए लेट हो रहा है। यूहानी जी मेड को बोलकर सबके लिए मिठाई लाने के लिए कहती है और खुद रूम में चली जाती है। यूहानी जी अपने फ़ोन से किसी को कॉल करती है और कहती है, अवान आप कैसे हैं और अडवे कैसा है। सामने से अवान जी कहते हैं, अडवे की कंडीशन पहले की ही तरह है, वो ना ही किसी से बात करता है और ना ही मेडिसिन टाइम पर लेता है, उसकी कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। यूहानी जी कहती है, आप उसका ख्याल रखिए। अवान जी कहते हैं, हम युवान कैसा है। अवान जी ने इतना ही कहा था कि युवान रूम में आ जाता है और अपनी मॉम की तरफ स्वीट से भरी प्लेट करते हुए कहता है, मॉम आपने तो स्वीट खाई ही नहीं। युवान को देखकर यूहानी जी स्माइल करते हुए कहती है, अवान युवान यही है, आप उससे खुद ही पूछ लीजिए। युवान अपनी मॉम के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहता है, डैड आप कब आएंगे, आई मिस यू सो मच। युवान की बात सुनकर अवान जी कहते हैं, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ युवान, लेकिन मुझे अपने दोस्त का फर्ज भी तो निभाना है ना। युवान भी समझदारी दिखाते हुए कहता है, ओके मैं आपका वेट करूंगा और आप मॉम की फिक्र मत करना, मैं मॉम का ख्याल रख लूंगा। यूहानी जी युवान की बात सुनकर हंसते हुए कहती है, अच्छा। युवान भी स्माइल करते हुए कहता है, डैड आप अपना फर्ज निभाकर आराम से आना, मैं आपका वेट करूंगा और आप अपना ख्याल भी रखना, ओके। अवान जी प्यार से कहते हैं, ओके चैम्प। अवान स्माइल करते हुए फ़ोन यूहानी जी को दे देता है तो यूहानी जी थोड़ी देर अवान जी से बात करती हैं और बाहर चली जाती हैं। इतने में यामिनी जी भी आ गई थी। अब मैं ज़रा यामिनी जी के बारे में बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि यादविक जी एक लॉयर हैं, तो एक केस के सिलसिले में उनकी मुलाकात यामिनी जी से हुई थी। यामिनी जी एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट थी। दोनों ही केस के दौरान करीब आए और फिर उनके बीच प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। यामिनी जी यूहानी जी को देखकर स्माइल करते हुए कहती है, यूहानी कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारी नई ब्रांच के लिए। यूहानी जी मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक्स। अब सब लोग आपस में बात करने लगते हैं तो यूहानी जी कहती है, मैं सोच रही थी कि भूमि पूजन के बाद मंदिर चलते हैं, वहां पर कपड़े और मिठाइयाँ बांटकर घर आएंगे। कुमुदिनी जी कहती है, हाँ ये ठीक रहेगा। अब सब लोग अगले दिन पूजा के लिए तैयारियां करने लगते हैं। अगले दिन युवान और उसकी पूरी फैमिली भूमि पूजन के लिए निकलते हैं और फिर यादविक की फैमिली भी आ जाती है। आज सबको पूजा के लिए मंदिर में जाना था, इसलिए सबने ट्रेडिशनल कपड़े ही पहने थे और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि राजस्थानी लिबास में औरतें कितनी खूबसूरत लगती हैं। युवान की नज़र सामने अपने लहंगे को संभालते हुए आती लावण्या पर पड़ती है और वो लावण्या को बस देखता ही रह जाता है।
लावण्या ने ग्रीन कलर का लहंगा चोली पहना हुआ था और बांधनी प्रिंट में दुपट्टे को राजस्थानी स्टाइल में ओढ़ा हुआ था, साथ ही हाथों में कंगन और कानों में झुमके जिसके लटकन को बालों में फंसाया हुआ था। लावण्या राजस्थानी लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज लावण्या बिल्कुल राजकुमारी के अवतार में युवान के सामने मौजूद थी। लावण्या झुंझलाते हुए अपने बालों को पीछे झटकती है तो उसकी नज़र युवान की नज़रों से जा मिलती है। युवान ने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। बालों को हमेशा की तरह सेट किए हुए युवान बहुत ऑथेंटिक लग रहा था। युवान को देखकर लावण्या धीरे धीरे चलने लगती है तो युवान के होंठों पर स्माइल आ जाती है। लावण्या धीरे धीरे चलने के चक्कर में अपने लहंगे से फंसती है और गिरने लगती है, लेकिन वो गिरती उससे पहले उसके दोनों हाथों को कोई पकड़ लेता है। लावण्या सामने देखती है, उसका एक हाथ युवान ने पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ यादविक ने। यादविक और युवान दोनों घबराते हुए एक साथ कहते हैं, तुम ठीक तो है हो? लावण्या दोनों को ऐसे परेशान देखकर कहती है, अरे आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे हम जमीन में नहीं खाई में गिर रहे हों। अगर हम गिर भी जाते तो मर। लावण्या अपनी बात पूरी करती उससे पहले युवान उसके मुंह पर हाथ रख देता है और यादविक नाराजगी जताते हुए कहता है, लावण्या खबरदार जो मुझसे दूर जाने की बात की तो। लावण्या अपने सामने खड़े दोनों लोगों को देखने लगती है। युवान भी लावण्या को देखकर कहता है, किसी के जाने के बाद क्या हालत होती देख रहा हूँ, तो प्लीज मरने की बातें मत किया करो। युवान रेवा के बारे में याद करते हुए कह रहा था और वो बिना बात को आगे बढ़ाए अपनी मॉम के पास चला जाता है। यादविक लावण्या से नाराज था तो लावण्या क्यूट सा चेहरा बनाकर कहती है, सॉरी भाई साहब, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था, हम तो बस मजाक। यादविक लावण्या को देखकर कहता है, मजाक में भी तुझे खुद से दूर जाने की बात बर्दाश्त नहीं है, मुझे जान है तू मेरी। लावण्या यादविक को हक करते हुए कहती है, वो तो है, फिलहाल आप चलिए और चलकर पूजा करते हैं, आपके दोस्त को भी मनाना होगा, वो भी नाराज हो गए हैं। यादविक युवान को देखकर कहता है, हम युवान सच में नाराज हो गया है। अब सब लोग पूजा में बिजी हो जाते हैं। लावण्या युवान से बात करने की कोशिश करती है लेकिन युवान तो अलग ही ख्यालों में खोया हुआ था। पूजा खत्म होती है और सब लोग मंदिर के लिए निकल जाते हैं। मंदिर पहुंचते ही युवान अपनी मॉम के साथ दान करने में बिजी हो जाता है। तभी वहां का काफिला आकार रुकता है और उसमें से अयान जी निकलते हैं, जिसके साथ ही एक 15 साल का लड़का था जो और कोई नहीं आर्यन शेखावत था। दोनों बॉडीगार्ड से घिरे हुए थे। दोनों मंदिर के अंदर आते हैं और सीधे पंडित जी के पास चले जाते हैं। अयान जी पंडित जी को देखकर कहते हैं कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप इसके नाम से पूजा कीजिए। पंडित अयान जी को देखकर कहते हैं, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आपसे पहले ही किसी ने पूजा में नाम लेने को कह दिया है। अयान जी का चेहरा सख्त हो जाता है और वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, किसने कहा है? पीछे से एक आवाज़ आती है, मैंने कहा है। अयान जी पीछे पलटकर देखते हैं तो वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाते हैं। सामने ब्लू कलर की साड़ी पहने युहानी जी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। हाथों में भरी भरी चूड़ियां, आंखों में काजल, होंठों पर लिपस्टिक, कानों में झुमके, गले में एक पेंडेंट और मांग में सिंदूर जो पल्लू की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही भूमि पूजन की वजह से उनके माथे पर टीका लगा हुआ था जिससे उनकी खूबसूरती और भी निखर रही थी। अयान जी युहानी जी की खूबसूरती में इतना खो गए थे कि वो तो अब तक उन्हें ही देख रहे थे। तभी आर्यन कहता है, डैड कोई बात नहीं, हम इन्हीं के साथ पूजा कर लेते हैं। आर्यन की बात सुनकर अयान जी अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और वो जल्दी से कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, हम साथ में पूजा कर लेते हैं। युहानी जी अयान जी को नज़रअंदाज करके पंडित जी के पास चली जाती हैं। इतने में कुमुदिनी जी, रघुबीर जी और अरविंद जी, आद्विक जी और यामिनी जी भी आ जाते हैं। युहानी जी आरती शुरू करती है। उनकी आवाज़ सुनकर अयान जी ना चाहते हुए भी उनकी आवाज़ में खो जाते हैं। आर्यन अपने डैड को देखता है और फिर वो स्माइल करते हुए अपने हाथ जोड़ लेता है। आर्यन अपने हाथ जोड़कर अपने मन में कहता है, गॉड, आज तक मैंने डैड से जो कुछ भी मांगा है उन्होंने मुझे दिया है, लेकिन मेरी एक ऐसी विश है जिसे मैं डैड से नहीं मांग सकता हूँ। मुझे मॉम चाहिए, मुझे अपनी फैमिली कंप्लीट चाहिए। मेरे सारे फ्रेंड के पास मॉम और डैड दोनों हैं लेकिन एक मैं ही हूँ जिसके पास सिर्फ डैड है। प्लीज़ गॉड मुझे मॉम दे दीजिए, प्लीज़, ये पहली बार है जब मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। प्लीज़ गॉड मुझे मॉम दे दीजिए, मैं अपनी कंप्लीट फैमिली को देखना चाहता हूँ। यहाँ पूजा चल रही थी और सीढ़ियों के पास यादविक, युवान और लावण्या हाथ जोड़े खड़े थे। सब अपनी आंखें बंद करके खड़े थे तो लावण्या युवान का हाथ पकड़कर मंदिर के दूसरे तरफ ले जाती है। युवान अपना हाथ देखता है और लावण्या को देखकर कहता है, यहाँ क्यों लेकर आई हो, आरती चल रही थी ना। लावण्या युवान को देखकर क्यूट सा चेहरा बनाकर कहती है, सॉरी ना, आप नाराज तो मत हो। युवान लावण्या को देखकर अपनी एक आईब्राउ रेज करते हुए कहता है, तुम्हें फर्क पड़ता है मेरे नाराज होने से?
लावण्या युवान को देखकर जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ बहुत फर्क पड़ता है, प्लीज आप ऐसे नाराज मत हुआ करिए। युवान लावण्या को देखता है जिसकी आंखों में नमी आ गई थी। युवान जल्दी से लावण्या के आंखों में आए आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, लव प्लीज डोंट क्राई, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देखा सकता हूँ। लावण्या युवान के सीने से लग जाती है और युवान से कहती है, हमसे नाराज मत होइएगा, हम आपकी नाराजगी नहीं सह सकते हैं। युवान भी लावण्या के बालों में उंगलियां चलाते हुए कहता है, तुम भी ऐसे रोना मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। लावण्या और युवान अलग होते हैं तो दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल जाती है और फिर लावण्या की पलकें शर्म से झुक जाती हैं। युवान के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। युवान लावण्या का चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से कहता है, कैन आई कॉल यू लव। लावण्या अपनी पलकें झपका देती है और दौड़ते हुए वहां से चली जाती है। युवान की स्माइल और बड़ी हो जाती है और वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए लावण्या के पीछे चला जाता है। मंदिर में लावण्या आती है और वो सबके बीच चली जाती है। यूहानी जी सबको आरती दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो अयान जी के पास आती है वो आरती की थाल पंडित की तरफ करते हुए कहती है, आप सबको आरती दे दीजिए। अयान जी धीरे से कहते हैं, क्या है आपको समझना मुश्किल लग रहा है। यूहानी जी अयान जी को घूरते हुए कहती है, तो समझने की जरूरत ही क्या है, वैसे भी इंसान को अपने जरूरत के हिसाब से ही काम करना चाहिए। यूहानी जी की बात सुनकर अयान जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जरूरत ही तो ऐसी चीज़ है जो इंसान से कुछ भी करवाती है, एक बंजर दिल में प्यार के फूल खिलाती है और फिर वही जरूरत वाली मोहब्बत कहलाती है। यूहानी जी अयान जी को इग्नोर करके कुमुदिनी जी के पास चली जाती हैं। अयान जी आर्यन के साथ मिलकर मिठाइयाँ बांटने चले जाते हैं। सब लोग थोड़ी देर बात करने के बाद घर के लिए निकलने लगते हैं। सबका की तरफ बढ़ते ही है कि यूहानी जी कहती है, आप सब चलिए, मैं अपना बैग मंदिर में ही भूल आई हूँ, वो लेकर आती हूँ। युवान जल्दी से कहता है, मॉम मैं लेकर आता हूँ, आप यहीं रुकिए। यूहानी जी कहती है, ठीक है। युवान मंदिर के अंदर चला जाता है और यूहानी जी का बैग ढूंढने लगता है। तभी वहाँ आर्यन भी आ जाता है और युवान को देखकर कहता है, ये आज मेरा बर्थडे स्वीट्स। युवान आर्यन को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे। आर्यन स्माइल करते हुए कहता है, थैंक्स। आर्यन युवान को मिठाई देता है और आगे पंडित जी की तरफ चला जाता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीधा पंडित जी से टकराता है। पंडित जी के हाथ में दियों से भरा थाल था जो उनके हाथ से छूट जाता है और सामने रखे कपड़ों पर आग लग जाती है और पलक झपकते ही मंदिर के चारों तरफ आग लग जाती है। ऐसे अचानक मंदिर में आग लगने से हर तरफ हड़कंप मच जाती है और सब लोग इधर से उधर दौड़ने लगते हैं। आग की लपटों को देखकर बाहर खड़े सब लोग एक साथ चिल्लाते हैं, युवान। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, लंबा सा कमेंट कीजिएगा। टीयर्स ऑफ जॉय। चैप्टर 67, आपके बिना नहीं जी सकती युवान। अब तक आपने पढ़ा। युवान मंदिर के अंदर चला जाता है और यूहानी जी का बैग ढूंढने लगता है। तभी वहां आर्यन भी आ जाता है और युवान को देखकर कहता है, ये आज मेरा बर्थडे स्वीट। युवान आर्यन को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे। आर्यन स्माइल करते हुए कहता है, थैंक्स। आर्यन युवान को मिठाई देता है और आगे पंडित जी की तरफ चला जाता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीधा पंडित जी से टकराता है। पंडित जी के हाथ में दियों से भरा थाल था जो उनके हाथ से छूट जाता है और सामने रखे कपड़ों पर आग लग जाती है, वो भी मंदिर के चारों तरफ आग लग जाती है। ऐसे अचानक मंदिर में आग लगने से हर तरफ हड़कंप मच जाती है और सब लोग इधर से उधर दौड़ने लगते हैं। आग की लपटों को देखकर बाहर खड़े सब लोग साथ में चिल्लाते हैं, युवान। अब आगे लावण्या और यादविक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और दोनों मंदिर की तरफ भागते हैं, लेकिन यादविक जी और यामिनी जी जल्दी से अपने बच्चों को पकड़ लेते हैं। कुमुदिनी जी भी मंदिर की तरफ दौड़ती है, लेकिन रघुबीर जी उन्हें पकड़ लेते हैं। कुमुदिनी जी रोते हुए कहती है, बीर मेरा युवान अंदर है, बीर छोड़िए, मुझे युवान को बचाना है। रघुबीर जी गार्ड्स को घूरते हैं जो पहले से ही आग को बुझाने के काम में लगे हुए थे। रघुबीर जी कुमुदिनी जी संभाल रहे थे, लेकिन यूहानी जी बिना अपनी जान की परवाह किए मंदिर के अंदर चली गई थी। आखिरकार एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर और कुछ होता है भला। यूहानी जी मंदिर में हर तरफ युवान को ढूंढने लगती है। युवान पंडित जी के साथ आर्यन को बाहर निकाल रहा था। क्योंकि आर्यन फिसलकर गिर गया था तो उसके सिर पर चोट आई थी और उसका पैर भी मुड़ गया था। यूहानी जी दौड़कर जाकर युवान को अपने सीने से लगा लेती है और युवान का माथा चूमते हुए कहती है, युवी तुम ठीक तो हो ना। युवान अपनी मॉम को देखकर कहता है, मॉम आप अंदर क्यों आई, मैं आ रहा था, अब जल्दी चलिए। आर्यन बेहोशी की हालत में बस युवान के कंधे में सिर रखकर चल रहा था। यूहानी जी आर्यन के माथे पर से ऐसे लगातार खून बहते हुए देखती है तो जल्दी से अपने साड़ी के पल्लू को फाड़कर उसके माथे पर बांध देती है।
मंदिर से निकलने के दरवाजे पर लोगों की इतनी भीड़ थी कि यूहानी जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे निकले। तभी उनकी नज़र मंदिर में सीढ़ियों से होते हुए पानी में जाती है। यूहानी जी जल्दी से युवान को कहती है, युवी तुम जल्दी से पानी के जरिए गार्ड्स को लेकर आओ यहाँ। जाहिर सी बात है, युवान इतने बड़े खानदान से बिलोंग करता था तो उसे स्विमिंग आती थी। युवान भी जल्दी से पानी में कूद जाता है और स्विम करके मंदिर के दूसरे साइड से निकल जाता है और जल्दी से गार्ड्स को मंदिर की सिचुएशन बताता है। लेकिन तभी मंदिर में हर तरफ आग लग जाती है और लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। एक पल के लिए तो वहां सन्नाटा छा जाता है। अगले ही पल युवान जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मॉम। युवान मंदिर की तरफ दौड़ता है तो गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और वो रोते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, मेरी मॉम अंदर है, छोड़ो। युवान गार्ड्स से छुटने की कोशिश कर रहा था लेकिन गार्ड्स इतने हटे कट्टे थे और युवान छोटा सा बच्चा ही तो था। युवान की आंखों से आंसू छलक रहे थे और वो सामने आग को देखकर मॉम मॉम चिल्ला रहा था। तभी अयान जी वहां दौड़ते हुए आते हैं और उनके साथ ही फायर ब्रिगेड वाले थे। फायर ब्रिगेड वाले मंदिर की आग बुझाने लगते हैं। अयान जी मंदिर के अंदर घुस जाते हैं और हर तरफ आर्यन को ढूंढने लगते हैं। अयान जी आसपास ढूंढ ही रहे थे कि उनकी नज़र मंदिर के दूसरे साइड पानी के सामने सीढ़ियों पर जाती है। अयान जी दौड़कर पानी में कूद जाते हैं और फिर जल्दी से अपने बेटे के पास जाते हैं। अयान जी आर्यन के पास पहुंचते उससे पहले ही वो देखते हैं कि यूहानी जी आर्यन के पेट में प्रेस कर रही हैं। यूहानी जी आर्यन के चेहरे को थपथपा रही थी, जिससे अयान जी गुस्से से यूहानी जी का हाथ झटकते हुए कहते हैं, दूर हटो मेरे बेटे से। यूहानी जी अयान जी को देखने लगती हैं। अयान जी परेशानी से आर्यन को उठाने लगते हैं। अयान जी आर्यन के गाल पर थपथपाते हुए कहते हैं, बेटा उठो, क्या हुआ प्रिंस, प्लीज उठो। आर्यन बेहोश था तो अयान जी रोते हुए आर्यन को अपने गले से लगा लेते हैं और रोते हुए कहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपने डैड को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते हो प्रिंस, प्लीज। यूहानी जी गुस्से से अयान जी को धक्का देते हुए कहती है, ऐसे उसे और सांस नहीं आएगी, पानी में गिरने से वो बेहोश हो गया है, उसके पेट से पानी निकलना होगा, दूर हटो तुम। अयान जी यूहानी जी के धक्का देने पर थोड़े पीछे हट जाते हैं तो यूहानी जी आर्यन के पेट को प्रेस करने लगती है और फिर आर्यन के सीने में भी प्रेस करती है और फिर आर्यन के कान में फूंक मारने लगती है। बहुत देर तक ऐसे ही करने से आर्यन के मुंह से पानी बाहर आता है और वो खांसते हुए उठ जाता है। आर्यन को होश में आते हुए देखकर यूहानी जी चैन की सांस लेती है और अयान जी आर्यन को अपने सीने से लगा लेते हैं और आर्यन के फेस को चूमने लगते हैं। यूहानी जी उन दोनों को एक नज़र देखती है और फिर बाहर चली जाती है। यूहानी जी जैसे ही बाहर जाती है उनकी नज़र युवान पर जाती है, जो सारे गार्ड से रोते हुए लड़ रहा था और चीख रहा था। यूहानी जी जल्दी से युवान के पास चली जाती है। युवान अपनी मॉम को देखकर उन्हें हक कर लेता है और खुश होते हुए कहता है, मॉम थैंक गॉड आप ठीक हो। यूहानी जी युवान के माथे पर किस करते हुए कहती है, आप ठीक हो ना। युवान हाँ में सिर हिलाता है और यूहानी जी को देखकर कहता है, मॉम आप पक्का ठीक हो ना, आपको चोट तो नहीं आई ना। यूहानी जी युवान का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहती है, हाँ बच्चा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब चलो वरना आपको ठंड लग जाएगी। यूहानी जी और युवान जब भीड़ से निकलकर का की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि सब रो रहे हैं। लावण्या युवान को जैसे ही देखती है वो दौड़ते हुए युवान के सीने से लग जाती है। कुमुदिनी जी भी युवान के पास चली जाती हैं। कुमुदिनी जी युवान को देखकर कहती है, युवान तुम ठीक तो हो ना बेटा। युवान अपनी नानी माँ को देखकर बस हम कहता है और अपने सीने से लगी लावण्या को हैरानी से देखने लगता है। लावण्या युवान के सीने से लगकर रोए जा रही थी, वो कुछ नहीं कह रही थी, बस रो रही थी। सबको लगता है कि बच्ची है इसलिए डर गई होगी। यादविक भी युवान के पास आकर उसे पूछने लगता है कि वो कैसा है। युवान लावण्या को खुद से अलग करता है तो वो देखता है कि लावण्या की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और उसकी छोटी सी नाक बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गई थी। युवान लावण्या को ऐसे देखता है तो उसे अपने दिल में टीस सी महसूस होती है, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही यामिनी जी लावण्या को अपने साथ ले जाती हैं। बाकी सब भी घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अयान जी आर्यन को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गए थे। आर्यन का ट्रीटमेंट चल रहा था और आर्यन जी अपने गार्ड्स को घूर रहे थे। अयान जी गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहते हैं, वो आए और मंदिर में आग लगाकर चले गए और तुम सब खड़े खड़े देखते रह गए। एक गार्ड अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहता है, सॉरी सॉरी बॉस वो हम। अयान जी गुस्से से लाल आंखों से उसे घूरते हैं तो वो गार्ड चुप हो जाता है और डर से कांपने लगता है। अयान जी सबको घूरते हुए कहते हैं, मुझे कल तक जानना है कि किसने ये सब किया है और अगर तुम सब ये पता नहीं कर पाए तो अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। इतने में एक नर्स आती है और कहती है, सर आपका बेटा आपको बुला रहा है। अयान जी एक नज़र अपने गार्ड्स पर डालते हैं और दौड़ते हुए वार्ड की तरफ चले जाते हैं। अयान जी वार्ड में घुसते हैं तो उन्हें आर्यन नजर आता है।
आर्यन अपने डैड को देखकर स्माइल करता है तो उसमें डैड आर्यन के पास चले जाते हैं और फिर आर्यन के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और वो स्माइल करते हुए अपने डैड को देखता है। अयान जी आर्यन को देखकर कहते हैं अब आपको कैसा फील हो रहा है। आर्यन स्माइल करते हुए कहता है ठीक हूँ डैड, आप परेशान मत हो, लेकिन वो कहाँ है। अयान जी कहते हैं कौन। आर्यन कहता है डैड, मैं मंदिर के अंदर गया था और मैंने अपनी ही उम्र के एक लड़के को स्वीट दिए थे, उसने मुझे बर्थडे विश भी किया था, फिर मेरे पैर पर सुई जैसा कुछ चुभा। अयान जी जल्दी से कहते सुई दिखाओ कहाँ चुभा था। आर्यन अपनी पेंट को थोड़ा सा ऊपर करता है तो उसके घुटने की थोड़ा नीचे एक छोटी सी सुई चुभने का निशान था। अयान जी आर्यन को देखकर कहते हैं बेटा आपको और कुछ याद है क्या हुआ था। आर्यन कहता है हाँ वो मैं पंडित जी पर गिरा था, फिर आगे मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है। अयान जी आर्यन को देखकर कहते हैं ओके आप रेस्ट करो। आर्यन अच्छे बच्चों की तरह बेड पर लेट जाता है तो अयान जी उसके बालों को सहलाने लगते हैं। आर्यन के सोने के बाद अयान जी खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं और चांद को निहारने लगते हैं। अगले ही पल कुछ सोचकर वो अपना फोन निकालते हैं और किसी को कॉल करके कहते हैं मंदिर के पंडित को मेरे पास लेकर आओ। अयान जी आर्यन को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं और बाहर आते हैं, फिर वो एक वार्ड में चले जाते हैं जहां पंडित जी बेड पे लेटे हुए थे और डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर चले जाते हैं तो अयान जी पंडित जी को देखकर कहते हैं आग लगने से पहले और बाद में आप आर्यन के साथ थे, क्या हुआ था और आर्यन को किसने बचाया था। पंडित जी याद करते हुए कहते हैं जिसने पूजा करवाई थी उसने ही आपके बेटे को बचाया था। अयान जी के सामने यूहानी जी का चेहरा सामने आ जाता है और वो कहते हैं आप बता सकते हैं कि क्या हुआ था। पंडित जी बताते हैं कि आर्यन जब बेहोश हो गया था और आज फैलने लगी थी तो वो आर्यन को लेकर पानी में कूद गई, बिल्कुल एक मां की तरह आर्यन को उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर बचाया और फिर उसके बाद तो अयान जी को पता ही था। अयान जी सारी बात सुनकर आर्यन के पास चले जाते हैं और सोफे पर लेटकर सोचते हुए कहते हैं आखिर ऐसी क्यों है आप, आपके बारे में जितना सोचता हूँ उलझता ही जाता हूँ। पहले तो आपने मेरे बेटे के नाम से पूजा नहीं होने दी, फिर अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे बच्चे को बचाया। अयान जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर एक झटके में वो उठकर बैठ जाते हैं और खुद को डांटते हुए कहते हैं अयान ये क्या कर रहे हैं आप, हम आरवी को धोखा नहीं दे सकते हैं। आर्यन जी अपने पॉकेट से एक फोटो निकालते हैं जिसमें वो और एक औरत थी जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र करीब 2 साल की होगी। आर्यन जी उस तस्वीर को चूमते हैं और अपने सीने से लगाकर सो जाते हैं। यूं ही रात गुजर जाती है और अगली सुबह पता चलता है कि मंदिर में आग कोई हादसा नहीं, सोची समझी साजिश थी, वो भी आर्यन को मारने के लिए। अयान जी गुस्से से दांत पीसते हुए कहते हैं किसने किया था ये सब। मिस्टर तनेजा जल्दी से कहते हैं महेश्वरी, सारांश माहेश्वरी। अयान जी गुस्से से दांत पीसते हुए कहते हैं अब दिखाता हूँ सारांश महेश्वरी को कि अयान शेखावत क्या चीज है। अयान जी मिस्टर तनेजा को देखकर कहते हैं का निकालो। दूसरी तरफ रायचंद विला लॉन में युवान लावण्या के पास बैठा हुआ था। लावण्या चुपचाप जमीन को घूर रही थी। युवान लावण्या को देखकर कहता है लव कब तक यूं ही चुप रहोगी, कुछ तो बोलो। लावण्या अपना चेहरा उठाती है तो युवान देखता है कि लावण्या की आंखें नम थी। युवान जल्दी से कहता है लव वाई यू आर क्राइंग। लावण्या युवान को देखकर कहती है कल जब आप मंदिर के अंदर थे और मंदिर में आग लग गई थी तो पहली बार मुझे किसी को खोने से डर लगा। युवान लावण्या का चेहरा थामते हुए कहता है लव मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लावण्या युवान को देखकर कहती है एक पल के लिए मुझे लगा था कि मैं मर ही जाऊंगी, आपके बिना नहीं जी सकती युवान। युवान लावण्या के आंसू पोंछते हुए कहता है लव मैंने तुम्हें मना किया है ना मरने की बातें करने से, तो फिर। लावण्या युवान के सीने से लग जाती है और कहती है आप प्लीज मुझे छोड़कर मत जाएगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। युवान लावण्या को चुप कराता है और बहुत कश्मकश के बाद लावण्या को हंसा ही देता है। दोनों नॉर्मल हो जाते हैं तो उनकी नज़र सामने यूहानी जी पर जाती है जो जल्दी जल्दी में घर से निकल रही थी। यूहानी जी तेजी से अपनी कार में बैठती है और चली जाती है। यूहानी जी की कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकती है और वो तेजी से अंदर चली जाती है। यूहानी जी रिसेप्शन में जाकर अपना कार्ड दिखाती है तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें देखकर जल्दी से कहती है 6th फ्लोर लेफ्ट कॉर्नर। यूहानी जी जल्दबाजी में लिफ्ट की तरफ जाती है और 6th फ्लोर में पहुंच जाती है। यूहानी जी लेफ्ट कॉर्नर वाले रूम में पहुंचती है तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं जब से जयपुर आई हूँ तब से तुम मुझे बस परेशान ही कर रहे हो, चाहते क्या हो तुम मुझसे। मिस्टर अयान शेखावत। अयान जी इनोसेंसी शक्ल बनाकर कहते हैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, और शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए। यूहानी जी अयान जी को घूरती है तो अयान जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं सॉरी मैं उस दिन टाइम पर नहीं आ पाया था।
यूहानी जी अयान जी को घूरते हुए कहती है, तो तुमने मेरी जमीन के नाम से लीगल पेपर्स क्यों भिजवाए? अयान जी यूहानी जी को देखकर चेयर खींचते हुए कहते हैं कि अगर लीगल पेपर्स नहीं भिजवाता तो आप यूं जल्दबाजी में यहाँ नहीं आते, वैसे लीगल पेपर्स भेजने के लिए सॉरी बैठकर बात करें। यूहानी जी अयान जी की खींची हुई कुर्सी को इग्नोर करके सामने वाली कुर्सी को खींचकर बैठ जाती है, जिसे देखकर अयान जी के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। अयान जी भी चेयर पर बैठ जाते हैं। यूहानी जल्दी से कहती है, जो कहना है जल्दी कहो, मुझे और भी काम है। अयान जी यूहानी जी को देखकर सीरियस टोन में कहते हैं, आप सारांश माहेश्वरी से डील मत कीजिए। यूहानी जी चौंकते हुए कहती है, व्हाट? यूहानी जी गुस्से से अयान जी को घूरते हुए कहती है, मिस्टर अयान शेखावत, पहले तो तुमने मीटिंग का देकर मेरा वक्त बर्बाद किया, मुझे डील के बारे में बात नहीं की, और अब जब मैं डील किसी और के साथ कर रही हूँ तो तुम चाहते हो कि मैं डील कैंसल कर दूँ? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अयान जी पानी की बोतल आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। यूहानी जी कहती है, क्या सुनूं? अयान जी शांति से कहते हैं, पूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूहानी जी कहती है, ठीक है, तुम्हारे पास 5 मिनट है, जल्दी से कहो वरना मैं चली जाऊंगी। यूहानी जी की बात सुनकर अयान जी एक पल के लिए सोचते हैं, जो हर किसी को वक्त देता है आज उसे किसी ने वक्त दिया है। अयान जी जल्दी से कहते हैं, आप भी बसीनस वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, आप अच्छे से जानती हैं कि बसीनस में कोई सगा नहीं होता है और जो टॉप पर होते हैं उनके कितने दुश्मन होते हैं। सारांश माहेश्वरी मेरा राइवल है और आपसे डील सिर्फ मुझे पीछे करने के लिए कर रहा है, और कल मंदिर में हमला उसने ही कराया था। उसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, जिसमें मुझे आपकी ज़रूरत है। यूहानी जी सारी बातें सुनकर कहती है, इससे मुझे क्या मिलेगा? अयान जी एक गहरी मुस्कान के साथ कहती है, मुझे आपका बसीनस माइंड पसंद आया, इसलिए आपके लिए एक ऑफर है। मैं महेश्वरी को बर्बाद करने के लिए उसकी कंपनी को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें और उसकी कंपनी को आप खरीद सकती हैं। यूहानी जी को डील पसंद आती है और वो कहती है, ओके देन मैं रेडी हूँ। अयान जी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, डील। यूहानी जी भी हाथ मिलाते हुए कहती है, डील। यूहानी जी जैसे ही अयान जी से हाथ मिलाती है, अयान जी को अजीब सा एहसास महसूस होता है, लेकिन अगले ही पल यूहानी जी अपना हाथ हटा लेती हैं। यूहानी जी घर पहुंचती है और ये सारी बातें रघबीर जी को बताती है। पहले तो रघबीर जी मना करते हैं दूसरों के मामलों में पड़ने से, लेकिन यूहानी जी के मनाने पर वो मान जाते हैं। प्लान के मुताबिक यूहानी जी सारांश महेश्वरी से ऐन मौके पर डील कैंसल कर देती है, जिसमें सारांश महेश्वरी ने 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। सारांश महेश्वरी को बहुत बड़ा लॉस होता है और बाकी का काम अयान जी कर देता है। वो सारांश महेश्वरी के सारे इन्वेस्टर को अच्छी खासी रकम देकर कंपनी के शेयर्स यूहानी जी के नाम पर करवा देते हैं। मतलब पलक झपकते ही सारांश महेश्वरी आसमान से जमीन में गिर गए थे और अभी उनकी औकात एक मिडिल क्लास से भी कम की हो गई थी। सारांश महेश्वरी अयान जी के सामने खड़ा था और अयान जी अपने उसे घूर रहे थे। सारांश अयान जी को देखकर कहता है, प्लीज मेरी कंपनी को ऐसे नीलाम मत करो, मेरी सालों की मेहनत है, प्लीज। अयान जी सारांश जी को घूरते हुए कहते हैं, मुझसे दुश्मनी मोल लेने से पहले सोचना था ना। सारांश जी अचानक ही एक गार्ड से गन छीनकर अयान जी की ओर पॉइंट कर देते हैं। सारांश जी हकलाते हुए कहते हैं, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो वरना मैं मार दूंगा तुम्हें। अयान जी एक झटके में सारांश जी से गन छीनकर उसके माथे पर रख देते हैं और अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, गिरगिट भी अपना रंग बदलने में वक्त लेती है, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। अयान जी गन की सारी गोली सारांश जी के माथे पर उतार देते हैं और अपने हाथों को रुमाल से साफ करते हुए बाहर निकल जाते हैं। अयान जी अपने घर पहुंचते हैं और आर्यन को देखकर कहते हैं, प्रिंस आपको उनसे मिलना है जिन्होंने आपकी जान बचाई। आर्यन जल्दी से कहता है, यस डैड। अयान जी कहते हैं, लेट्स गो। अयान जी आर्यन को लेकर रायचंद विला के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक फ्लावर शॉप नजर आती है तो वो एक खूबसूरत बुके ले लेते हैं। रायचंद विला पहुंचते ही अयान जी आर्यन को बुके देते हुए कहते हैं, ये आप उन्हें देना, ओके। आर्यन स्माइल करते हुए कहता है, ओके। आर्यन जैसे ही कार से उतरता है उसकी नज़र युवान पर जाती है, जो यादविक के पीछे भाग रहा था और दोनों मस्ती कर रहे थे। युवान को देखकर आर्यन जल्दी से उधर चला जाता है और वो कहता है, हे तुम यहाँ। युवान भी आर्यन को देखकर रुक जाता है और कहता है, तुम यहाँ, अब चोट कैसी है तुम्हारी? आर्यन स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, वेल आई एम आर्यन। आर्यन शेखावत। युवान स्माइल करते कहता है, युवान रायचंद। युवान यादविक को देखकर कहता है, यादविक ये वो मंदिर वाला बर्थडे बॉय बताया था ना? यादविक भी आर्यन से मिलता है। इतने में अयान जी वहां आ जाते हैं और आर्यन को लेकर चले जाते हैं। घर के अंदर जाते ही अयान जी की नजरें एक जाने पहचाने चेहरे पर अटक जाती है, क्योंकि सामने से यूहानी जी आ रही थी।
यूहानी जी अयान जी को इग्नोर करके आर्यन को देखकर कहती है, कैसे हो बेटा आप? आर्यन वो फूल आगे बढ़ाते हुए कहता है, ठीक हूँ, आप कैसी हैं? यूहानी जी फूलों का बुके लेते हुए कहती है, बहुत अच्छी, आप आओ। यूहानी जी आर्यन को सबसे मिलाती है, अयान जी भी सबसे मिलते हैं। आर्यन युवान और यादविक के साथ बाहर चला जाता है। युवान कहता है, तुम्हारी मॉम नहीं आई? आर्यन सैड होते हुए कहता है, जब मैं 4 साल का था तभी मॉम की डेथ हो गई। युवान जल्दी से कहता है, सॉरी मुझे पता नहीं था। यादविक माहौल को लाइट करने के लिए कहता है, ये सब छोड़ो और बताओ तुम कौन से स्कूल में जाते हो, मैंने तो तुम्हें आज से पहले नहीं देखा। आर्यन स्माइल करते हुए कहता है, वो एक्चुअली मैं लॉस वेगास में रहता हूँ, यहाँ कुछ टाइम के लिए ही आया था। ऐसे ही तीनों बातें करने लगते हैं और तीनों की दोस्ती हो जाती है। आर्यन युवान को देखकर कहता है, तुम्हारे डैड कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। युवान कहता है, वो नहीं है एक्चुअली वो। युवान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही यूहानी जी वहां आ जाती हैं और कहती है, बच्चों डिनर लग गया, चलो। सब डिनर करते हैं और फिर अयान जी आर्यन को लेकर चले जाते हैं। अयान जी आर्यन को देखकर कहते हैं, क्या हुआ प्रिंस, आप ऐसे अपसेट क्यों हैं? आर्यन कहता है, डैड युवान के डैड नहीं है, यूहानी आंटी सिंगल मदर है, जैसे मैं मॉम को मिस करता हूँ वैसे ही युवान भी अपने डैड को मिस करता होगा ना। आर्यन जी चौंकते हुए कहते हैं, वो यूहानी का बेटा युवान है। आर्यन जल्दी से कहता है, हाँ डैड, युवान की मॉम यूहानी आंटी है और युवान के डैड मर चुके हैं। अयान जी सोचते हुए कहते हैं, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। अयान जी किसी सोच में गुम हो जाते हैं। यूं ही वक्त गुजरता है और आर्यन युवान और यादविक के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और एक दिन अचानक पुणे से कॉल आता है कि पूजा के पेरेंट्स की एक हादसे में डेथ हो गई है। फ्लैशबैक एंड। विद्या जल्दी से युवान को देखकर कहती है, युवान, पूजा के पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी? युवान विद्या को देखकर कहता है, उसी ने मार दिया उन्हें। विद्या चौंकते हुए कहती है, किसने?